नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089453864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करती हूं और आज के अपने इस वीडियो में हम यूपीपीएससी बीईओ प्री 2022 के लिए मॉड्यूल 16 को देखने वाले हैं, जो कि आपका हिंदी मीडियम में होगा। यदि आपने पुराने मॉड्यूल्स नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें जाकर देख लीजिए, क्योंकि हर मॉड्यूल एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्योंकि हम हर एक मॉड्यूल में 3 सब्जेक्ट्स को पिक करते हैं और उन्हीं को जो है, उनमें जो टॉपिक्स है उनको आगे कंटिन्यू करते हुए आगे हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आपको बीच में कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए जाएंगे। कमेंट बॉक्स में सर के सारे कॉन्टैक्ट हैं। आप एग्जाम से संबंधित, किसी फॉर्म से संबंधित या फिर किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए एग्जाम से रिलेटेड तो आप हमें डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो इसलिए जो आपको मॉड्यूल्स यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं उन पर ही आधारित आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चंस पेड क्विज में डेली करवाए जाते हैं और इसी के साथ साथ आपको क्वेश्चंस के साथ आपको वॉइस लेक्चर्स मिलते हैं, इंपॉर्टेंट पिक्स मिलती हैं। लेटेस्ट ट्रेंड्स पैटर्न को जरूर फॉलो करते रहिए, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और सिर्फ मॉड्यूल्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक आप इस पर आधारित प्रश्नों को नहीं देखेंगे, प्रश्नों की प्रकृति को नहीं समझेंगे, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो इन सबको समझने जाने के लिए मॉड्यूल्स के साथ साथ आप इन प्रश्नों को भी जरूर देखिए। पेड क्विज ग्रुप को जिसमें 25 क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको इग्नोर ना करें। नए हैं तो पहले पुराने, आप अगर नए आए हैं इस चैनल पर तो मोस्ट वेलकम। और इसके बाद आप क्या करना है, सबसे पहला टारगेट बीईओ के लिए कि आपको पहले पुराने मॉड्यूल्स देखते हैं, इसके बाद आप नए मॉड्यूल्स पर जंप करिएगा। ठीक है, वरना आधी अधूरी चीज़ें जानेंगे तो शायद आपको मुश्किल होगा और समझ में भी नहीं आएंगी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। आज के इस मॉड्यूल में हम भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन को सबसे पहले, यानी कि पॉलिटी के कुछ हिस्से को देखने वाले हैं। पहले मॉड्यूल्स में भी कराया है, इसमें आज हम पहले शासन प्रणाली को देखेंगे। तो यहाँ पर राज्य की बात कर रहा है, शासन प्रणाली की बात करेगा तो राज्य पर सबसे पहले आएगा। तो राज्य क्या होता है, देखेंगे कि राज्य व्यवस्था से जुड़ी जो सबसे प्राथमिक एक अवधारणा है वो हमारा स्टेट होता है, राज्य होता है। और राज्य शब्द का जो प्रयोग है ये तो ऐसे तो कई विभिन्न प्रांतों के लिए, जैसे यूपी, तमिलनाडु, बिहार, उत्तराखंड, इस तरह से आदि को सूचित करने के लिए भी होता है। लेकिन इसका रियल जो मीनिंग है, जिसकी हम बात कर रहे हैं राज्य की, इसका जो रियल मीनिंग है किसी प्रांत से ना होकर किसी समाज की राजनीतिक संरचना यानी कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से होता है। लेकिन यह अमूर्त अवधारणा है और इसीलिए इसे बौद्धिक स्तर पर समझा तो जाता है, लेकिन समझा जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, भारत की सरकार, संसद, न्यायपालिका, राज्यों की सरकारें, नौकरशाही से जुड़े सभी अधिकारी इत्यादि की समग्र संरचना ही आपकी क्या कहलाती है, राज्य कहलाती है। क्लियर है। आप कह रहे हैं राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। भाई 4 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका भूभाग यानी कि ज्योग्राफिकल एरिया राज्य का क्या है, जनसंख्या, पॉपुलेशन के बिना राज्य कैसे संभव है, सरकार बहुत जरूरी है सुचारू रूप से संचालन करने के लिए, संप्रभुता। अब संप्रभुता अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो हम यहाँ से पहले शुरू करते हैं। देखिए, संप्रभुता क्या है, आप देखेंगे आज़ादी से पहले 1947 से पहले हमारा देश, ये राज्य की जो बात कर रहे हैं, राज्य तो था, क्यों, उसमें 3 तत्व मिलते थे आपको, जनसंख्या भी मिलती थी, क्षेत्र भी मिला, सरकार भी मिली, लेकिन संप्रभुता देखने को नहीं मिलती थी। क्योंकि संप्रभुता अपने आप में कहती है कि आपके अपने निर्णय स्वयं के होंगे, आंतरिक या बाह्य आपके खुद के निर्णय होंगे। कोई बाहरी तत्व, बाहरी क्राउन या बाहरी विदेशी व्यक्ति या कोई बाहरी व्यक्ति आपके निर्णयों को तय नहीं करेगा। क्योंकि 1947 से पहले क्या होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ही, ब्रिटिश नियंत्रण में था भारत पर नियंत्रण जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, तो वही सारे डिसीजन लेती थी। तो राज्य तो था लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि संप्रभुता हमेशा से उसमें से गायब रहा। अब समझिए जनसंख्या क्या है, पॉपुलेशन क्या है। देखिए, राज्य होने की शर्त ये है कि उसके जो भूभाग है, ज्योग्राफिकल एरिया पर निवास करने वाला एक ऐसा जन समुदाय होना चाहिए जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता हो। यदि जनसंख्या ही नहीं होगी तो राज्य का अस्तित्व ही निरर्थक हो जाएगा। क्षेत्र यानी कि ज्योग्राफिकल एरिया, भूभाग, एक ऐसा निश्चित ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए जिस पर उस राज्य की सरकार अपनी राजनीतिक क्रियाएं करती हो। फॉर एग्जाम्पल, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत राज्य का भौगोलिक आधार या भूभाग है।
सरकार की बात की जाए तो सरकार बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का एक ग्रुप होता है जो व्यवहारिक स्तर पर राजनीतिक पावर का यानी कि पॉलिटिकल पावर का प्रयोग करती है। और राज्य और सरकार मतलब स्टेट और गवर्नमेंट में यही अंतर है कि राज्य क्या है, एक अमूर्त संरचना है यानी कि एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर है, जबकि सरकार क्या है, उसकी मूर्त संरचना है, व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। तो हमें ये चारों चीजों को ध्यान में रखना होगा कि किस प्रकार से राज्य के तत्वों से सारे तत्व मिलकर ही उसे राज्य को कंप्लीट करते हैं। तो इन चारों चीजों के बिना, इन चारों तत्वों के बिना, इन चारों एलिमेंट्स के बिना राज्य बिल्कुल अधूरा है। ठीक है, तो क्या है कि राज्य सर्वव्यापी है, शायद ही कहीं यह अनुपस्थित हो। यह आपकी वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को व्याख्या करता है। ठीक है, और मुख्य परीक्षा के लिए उदाहरण आपको याद रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति शासन प्रणाली जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं, क्यों? क्योंकि हमारा संसदीय प्रणाली है। आपने अगर पढ़ा होगा अच्छे से तो समझेंगे संसदीय प्रणाली मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। जबकि आप देखेंगे राष्ट्रपति शासन प्रणाली अध्यक्षात्मक प्रणाली आपके अन्य देशों में, जबकि भारत में आपकी संघीय सरकार भारतीय संविधान की, जैसे संघीय सरकार हो गया, स्वतंत्र न्यायपालिका हो गया, ये सब क्या है, संसदीय सरकार हो गया, ये भारत की संविधान की विशेषताएं हैं, जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली हमारा नहीं है। सरकार की संसदीय प्रणाली को सरकार या जिम्मेदार सरकार के कैबिनेट के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार सरकार विधानमंडल के लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। तो अगर हम संसदीय प्रणाली की बात करें तो आप यहां समझेंगे संसदीय प्रणाली क्या विशेषता। देखिए संसदीय प्रणाली की विशेषताओं की मैं बात कर रही थी कि संसदीय प्रणाली की विशेषता यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम की विशेषता क्या होती है। इसमें आपका कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र नहीं होती, लेकिन बल्कि क्या होता है, विधायिका में जिस दल को आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन हासिल होता है ना, उसी दल का एक प्रतिनिधि समूह मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रूप में कार्यपालिका बन जाता है। और भारतीय राज्य व्यवस्था में भी इसी प्रणाली पर आधारित है। ठीक है, संसदीय प्रणाली में आप देखेंगे जो हेड ऑफ स्टेट होता है यानी कि राज्याध्यक्ष होता है, वो उसका महत्व सिर्फ प्रतीकात्मक सिंबॉलिक या नाम मात्र रूप में होता है। उसका वास्तविक रूप जो है, उसका वास्तविक रूप से शासन पर कोई प्रभाव नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रिटेन के राजा, भारत के राष्ट्रपति की भूमिका क्या है, प्रतीकात्मक ही रहती है। और संसदीय प्रणाली में विधायिका आमतौर पर 2 सदनों में विभाजित होती है, निम्न सदन, उच्च सदन यानी कि लोअर हाउस जिसमें जनसाधारण द्वारा सीधे तौर पर निर्वाचित होता है, जबकि उच्च सदन यानी कि अपर हाउस का निर्वाचन आमतौर पर विभिन्न प्रांतों को प्रतिनिधित्व देने के लिए या फिर ऐसे गणमान्य नागरिकों तथा विद्वानों को संसद बनाने के लिए किया जाता है। क्लियर है? संसद यानी कि पार्लियामेंट्री प्रणाली में विधानमंडल का कार्यकाल निश्चित तो होता है, लेकिन राजनीतिक कार्यपालिका यानी कि मंत्रिमंडल को यह हक होता है कि यदि वे चाहे तो राज्याध्यक्ष को विधानमंडल भंग करने की सलाह देकर नए चुनाव आयोजित करवाए जा सकते हैं। ये आपके क्या है, संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। अब जब अध्यक्षीय प्रणाली की बात की जाएगी तो हम वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि संसदीय सरकार बराबर मतलब सरकार का कैबिनेट रूप और जिम्मेदार सरकार की बात की जाती है। शासन प्रणाली मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, संसदीय और राष्ट्रपति। तो संसदीय प्रणाली को हमने समझा, जबकि राष्ट्रपति अध्यक्षात्मक जो प्रणाली होती है, इसका जो प्रमुख होता है कार्यपालिका का, वो राष्ट्रपति के चयन विधानमंडल के सदस्य नहीं करते, बल्कि या तो जनता सीधे तौर पर करती है या फिर जनता द्वारा इसी विशेष उद्देश्य के लिए निर्वाचन यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज करता है। दोनों ही स्थितियों में राष्ट्रपति जनता की पसंद से चुना जाता है। ठीक है, इस अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या होता है कि राष्ट्रपति सिर्फ प्रतीकात्मक या नाम मात्र का राज्य अध्यक्ष नहीं होता जैसा कि संसदीय प्रणाली में होता है, बल्कि रियलिटी में जो आपका हेड ऑफ द स्टेट होता है वो उसका जो है नाम मात्र का नहीं होता। और इसका अर्थ यह है कि राज्य की ओर से सभी प्रमुख निर्णय ये स्वयं लेता है, वह किसी अन्य की सलाह के अनुसार निर्णय लेने को बाध्य नहीं होता है। और राष्ट्रपति जो कि कार्यपालिका का प्रमुख होता है अध्यक्षीय प्रणाली में, वह विधानमंडल यानी कि लेजिस्लेचर से एकदम पृथक होता है और उसका अंग नहीं होता है। इसीलिए विधानमंडल सामान्य स्थिति में उसे हटा नहीं सकता, केवल विरलतम स्थितियों में विधानमंडल जो है महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति को हटा सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया मनमाने तौर पर नहीं हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मोटी मोटी चीजें हैं ये सब। इसके बाद यहाँ पर देखिए दिया गया यूनाइटेड किंगडम की संसदीय प्रणाली से प्रभावित होकर हमारी भारत की संसदीय प्रणाली का अनुसरण करते हैं। और संसदीय प्रणाली में कार्यकारी शाखा विधानमंडल से अपनी लोकतांत्रिक वैधता प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है। ठीक है, लाल फीताशाही का अर्थ कह रहे हैं कि यह अत्यधिक विनियमन होती है और जो कार्रवाई और निर्णय लेने में बाधा डालता है या रोकता है, ऐसे एक शाखा। और सुशासन की विशेषता नहीं होती है, जबकि किस तरह से किसी के डिसीजंस में उसकी कार्रवाई में बाधा डालना। दूसरी ओर जवाबदेहिता, पारदर्शिता, कानून का शासन, ये सब क्या है, सुशासन की विशेषताएं होती है। ठीक है, आपकी सेकेंड ARC रिपोर्ट की जो रिपोर्ट 12 है, उसमें भारत में सुशासन की बाधाएं जो
बाधाएं उत्पन्न करती है सुशासन को चलाने के लिए, उनकी पहचान की गई है। उनमें कुछ पूर्व शर्तों का वहां पर वर्णन किया गया सुशासन के लिए। ठीक है, सरकार की एक संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन की एक प्रणाली है। हमने देखा ये कार्यकारी शाखा अपनी लोकतांत्रिक वैधता को प्राप्त करती है, यानी कि संसद के प्रति जवाबदेही होती है आपकी संसदीय प्रणाली। ठीक है, इसलिए कार्यपालिका यानी कि मंत्रिपरिषद, लोकसभा लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है और सरकार की संसद प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। हमने भी समझा था। इसके बाद कहते हैं कि जो सरकार के राष्ट्रपति के रूप में सभी कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है, जो कि राज्य के प्रमुख और सरकार के प्रमुख दोनों के रूप में कार्य करते हैं। ये संसदीय प्रणाली की यहाँ पर बात की जा रही है। अब कहते हैं कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। देखिए, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी मतलब कार्यपालिका मतलब यहाँ पर जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, वहां पर है ना मंत्रिपरिषद है। तो मंत्रिपरिषद से भाई बार बार जनता जाके थोड़ी ना पूछेगी उसकी जवाबदेहीता क्या है, उसका उत्तरदायित्व क्या है। तो विधायिका के प्रति वो उत्तरदायी होती है, यानी कि वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और इसके परिणाम स्वरूप एक जिम्मेदार सरकार का भी गठन होता है और ऐसी सरकार प्रणाली में कार्यपालिका अपनी वैधता विधानमंडल से प्राप्त करती है। क्लियर है? यहाँ पर देखिए राजतंत्र यानी कि ये शासन का बहुत पुराना रूप है जो आपका राजतंत्र है और इसमें जो शक्ति होती है शासन की किसी एक व्यक्ति में निहित होती है। ठीक है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारी पावर होती है और राज मुकुट धारण करता है। कुलीन तंत्र की अगर बात की जाए तो कुलीन तंत्र में आप देखेंगे कि जो किस प्रकार से भिन्न है। जबकि देखिए कुलीन तंत्र में क्या होता है कि कुछ ही लोगों के पास सत्ता होती है और वही इसका इस्तेमाल करते हैं, तरीके से वही शासन करते हैं। तानाशाही में आप डिक्टेटरशिप की बात, अगर तानाशाही की बात की जाए तो ये शासन की जो संपूर्ण शक्ति है वो एक ही, जैसे राजतंत्र वैसे आप देखेंगे किसी एक ऐसे शासन का रूप जिसमें एक ही व्यक्ति निरंकुश शासन होता है और बल के प्रयोग से मतलब फोर्स से अपनी ताकत के माध्यम से अपने पद पर आसीन रहता है, मतलब जबरदस्ती से हम कह सकते हैं। और किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, मतलब अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं होती, उसकी कोई जवाबदेहिता नहीं होती। जबकि हमारे संसदीय प्रणाली आप देखेंगे जो हमारा लोकतंत्र है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। प्रजातंत्र मतलब प्रजातंत्र में आप देखेंगे वर्तमान समय में शासन का सबसे लोकप्रिय डेमोक्रेसी हमारा लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र क्या है? ये जब शासन संपूर्ण जनता के हाथों में केंद्रित होता है तो ऐसे शासन को हम लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र या लोकशासी यानी कि डेमोक्रेसी कहते हैं। समकालीन विश्व में अधिकांश देशों की राज्य व्यवस्था लोकतंत्र के ढांचे पर ही कार्य करती है। ठीक है, कुछ ही देश ऐसे हैं जहां पर आज भी राजतंत्र कायम है। हाल ही में हम जैसे देखेंगे अरब देशों में जैसे लीबिया हो गया, सीरिया हो गया आदि में कुछ ऐसी घटित घटनाएं साबित करती है कि राजतंत्र जहां भी है अब उसका भविष्य बहुत सुरक्षित नहीं है, क्योंकि दुनिया के हर देश की जनता अपने विवेक के अनुसार शासन प्रणाली चाहती है। तो लोकतंत्र जो है सबसे उच्च, अच्छा और लोकप्रिय माना जाता है। अब प्रजातंत्रिक या लोकतांत्रिक प्रणाली के दो रूप हैं, जिसमें से हमने देखा संघात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। ठीक है, संघात्मक शासन व्यवस्था में वही संसदीय प्रणाली की जो हम बात करते हैं इसमें। ठीक है, देखिए अब 1947 से पहले क्या था, हमारा देश जो है संप्रभु नहीं था, क्योंकि उस समय ब्रिटिश क्राउन का शासन था, इसलिए हम कोई भी निर्णय अपने आप से नहीं ले पाते थे। और कहते हैं भारतीय संविधान के अनुसार संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। हमने समझ लिया है। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर समझा था इस चीज को। ठीक है, कि उसको हम मंत्रिपरिषद की कहते हैं ना कि कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यही चीज कहने का तात्पर्य है। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रणाली में संसद कानून निर्माण की जो सर्वोच्च संस्था होती है वो, और कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेही होती है इसमें। ठीक, देखिए अब कहते हैं कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व जो है वो विधायिका में उसके विश्वास यानी बहुमत तक रहता है। अभी हमने देखा था कि कार्यपालिका जो है आपका मंत्रिपरिषद जो है वो विधायिका के प्रति यानी कि लोकसभा के प्रति जो है वो जवाबदेही होता है। तो कह रहे हैं विधायिका में उसके विश्वास प्राप्ति यानी कि बहुमत तक वो रहता है। ठीक है, और भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता को केंद्र और राज्यों में विधिक रूप में बांट दिया गया है। हम जैसे 7वीं अनुसूची की जब हम बात करते हैं तो उसमें देखते हैं संघ के जो विषय है, संघ सूची के विषय है, राज्य सूची के विषय है और संवर्ती सूची के विषय है। तो इस तरह से उनके कार्यों को विभक्त किया गया है। ठीक है, और देखेंगे कि जो यहाँ की सर्वोच्च सत्ता क्या है, जनता में ही निहित होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की अगर मैं बात करूं तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं वैसे ही जैसे हमने संसदीय प्रणाली की विशेषताएं समझी थी, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को भी हमने समझा था कि क्या क्या होता है। वैसे एक दो चीजें उसमें और देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति पर यह बाध्यता नहीं होती कि वे विधायिका के सदस्यों में से अपनी मंत्रिमंडल का चयन करें। वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना सकता है जो उसकी दृष्टि में, उसकी नजर में वह विभाग या मंत्रालय संभालने के लिए सर्वाधिक योग्य हो। चूंकि कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से अलग होती है और इसीलिए कार्यपालिका के प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति को संसदीय व्यवस्था की तरह यह शक्ति नहीं होती है कि वह अपने विवेक के अनुसार विधानमंडल को भंग कर सके, जबकि संसदीय प्रणाली में ऐसा नहीं हमने देखा। ठीक है, यही चीजें हैं। और इस शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण देखेंगे अमेरिका की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था। क्लियर? ठीक है,
वही चीज इसमें बोली गई कि राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, राष्ट्रपति शासन प्रणाली में सत्ता केंद्रीकृत होती है, ठीक है, जबकि अपने आप विकेंद्रीकृत है, ठीक है, जिसमें राज्य और संघ दोनों का ही एक अस्तित्व प्रभुत्व है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जबकि हमारे यहाँ क्या होता है, प्रधानमंत्री आप देखेंगे राज्य का प्रमुख होता है, यहाँ पर राष्ट्रपति होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों का चुनाव करने में स्वतंत्र होते हैं और मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापिका की भूमिका नाम मात्र की होती है। अब देखिए आपकी जो प्रस्तावना है भारत के संविधान की, इसमें आप देखेंगे इसमें क्या कहा गया है, हम भारत के लोग, ठीक है। ये स्पष्ट करता है कि भारत में सत्ता का एकमात्र जो स्रोत है वो जनता ही है, ठीक है, क्लियर हो गया है। तो कहते हैं जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन सत्ता संचालन के लिए करते हैं, हम निर्वाचन किस लिए करते हैं, ताकि व्यवस्था बनी रहे। एक भारतीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को जनता के सेवक का दर्जा प्राप्त है और भारतीय संविधान में संघ और राज्यों की शक्ति को वैधिक रूप से स्पष्ट विभाजित किया गया, इसलिए भारतीय संविधान को परिसंघीय भी कहा जाता है। परिसंघीय मतलब इसमें राज्य और संघ का दोनों का अस्तित्व रहता है, ठीक है। यहाँ पर विकेंद्रीकृत की इसलिए बात की जाती है आपकी संसदीय प्रणाली में, लोकतंत्रात्मक शासन में, जबकि अध्यक्षात्मक में ऐसा नहीं है। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये लाइन आप चाहे तो मेंस में लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा ये। ब्रिटेन में परंपराओं के अनुरूप आवश्यक कानून बनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है, क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं बल्कि हमारे भारत में एक लिखित संविधान, लंबा चौड़ा संविधान है। भारतीय संविधान में देखेंगे एकात्मक शासन के भी कुछ लक्षण पाए गए, किस प्रकार से, जैसे देखिए आपका राज्यपाल का पद, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं, सिंगल आपकी ये एक तरह से सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाओं का एक वो है आपका, ठीक है। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, आपातकालीन प्रावधान आपको इसमें दिए गए, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व शामिल किए गए, ये सब क्या एकात्मक शासन के लक्षण यहाँ पर दिखाई देते हैं, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ये एकात्मक शासन के लक्षण, एकात्मक प्रणाली जो है आपका यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, इसमें केंद्र को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, जबकि संघात्मक प्रणाली में केंद्र और राज्य दोनों का एक वर्चस्व होता है। तो यहाँ पर क्या देखिए राज्य का जो राज्यपाल का पद है वो केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो कहीं ना कहीं एकात्मक शासन के लक्षण को दिखाता है। आप देखेंगे जो एकात्मक प्रणाली होती है इसमें आमतौर पर छोटे देशों में जहां केंद्रीय शासन पूरे देश की व्यवस्था का संचालन करने में समर्थ होता है, ऐसी व्यवस्था पाई जाती है। और ऐसी व्यवस्था में राज्यों या प्रांतों को कोई विशेषाधिकार नहीं होता है, ना ही उनके पास कोई निश्चित शक्तियां होती हैं, उन्हें सिर्फ केंद्रीय शासन द्वारा सौंपे गए कार्य ही करने होते हैं। इतना ही नहीं, सेंट्रल यानी कि केंद्र चाहे तो राज्य की सीमाओं को बदल सकता है और उनके नाम बदल सकता है, नए राज्यों को निर्मित या पुराने राज्यों को नष्ट भी कर सकता है। इसीलिए एकात्मक व्यवस्था को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा गया है, ठीक है। और ब्रिटेन इस प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण है। फ्रांस की राजनीतिक प्रणाली भी एकात्मक ढांचे पर ही आधारित है, क्लियर है। तो ये सब चीजें हैं। इसके बाद भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ये मैंने आपको लास्ट में भी समझाया था, लास्ट मॉड्यूल में, कि लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसका मतलब है कि भारतीय राजनीतिक प्रशासन व्यवस्था का जो सर्वोच्च पद यानी कि राष्ट्रपति जो है उसका निर्वाचन व्यक्ति आसीन होता है, ठीक है, जनता के द्वारा इनडायरेक्टली या डायरेक्टली चुना जाता है, क्लियर है। अब यहाँ कह रहे हैं भारतीय संविधान संघात्मक एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के तत्व पाए जाते हैं। अब एकात्मक प्रणाली के तत्व तो हमने देख लिए, संघात्मक के तत्व की अगर बात की जाए तो संघात्मक प्रणाली क्या होती है पहले उसे समझ लीजिए। संघात्मक व्यवस्था क्या होता है कि परिसंघ की तुलना में कुछ कम लचीली होती है और ये व्यवस्था भी कई स्वतंत्र राज्यों के आपसी समझौते के तहत निर्मित होती है, लेकिन इस समझौते में जो निर्माणक इकाइयों को यह हक नहीं होता कि वे संघ से अलग होने का फैसला कर सके। इसीलिए एकात्मक प्रणाली से अलग, इसीलिए संघात्मक व्यवस्था को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका आज के समय में संघवाद यानी कि फेडरलिज्म का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। और ऐसे अन्य उदाहरणों में जैसे स्विट्जरलैंड का नाम तो स्विस परिसंघ है, लेकिन वास्तविक रूप से यह एक संघ ही है, क्योंकि इसकी किसी भी कैंटन को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, क्लियर है। एकात्मक प्रणाली को हमने समझा था और संघात्मक और एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के तत्व हमारे यहाँ पाए जाते हैं। इसीलिए भारतीय संविधान क्या कहा जाता है, अर्ध संघात्मक भी कहा जाता है इसको। और केसी वियर ने भारत को अर्ध संघात्मक कहा है और भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा है। तो किसने क्या कहा है, इन चीजों को ध्यान रखेंगे क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग में आपको ये काफी मददगार साबित हो सकता है। भारतीय संविधान क्या है, अधिक कठोर है, अधिक लचीला के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। ऐसा क्यों है, आप देखेंगे अधिक लचीला मतलब ज्यादा लचीला भी नहीं है, क्योंकि जैसे बहुत कठोर नहीं, क्योंकि यहाँ पर संशोधन की प्रक्रिया कहीं ना कहीं पाई जाती है। और बहुत लचीला भी नहीं है, ठीक है, कि कोई भी आसानी से आके कि आज मान लीजिए प्रस्तावना में मन किया तो वहां पर चेंजेस कर दिए, आज किसी अमेंडमेंट मतलब कोई पर्टिकुलर जो है आपका अधिकार है उसमें चेंजेस कर दिए। तो बहुत कठोर भी नहीं है कि अमेंडमेंट ना किया जा सके, बहुत लचीला भी नहीं कि हर जगह अमेंडमेंट किया जा सके। तो उस तरह की चीजें हैं। तो जो केसी वियर है उनका ये कथन है। और
डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है, इस तरह से उन्होंने बताया। ये हम ऊपर देख चुके हैं। शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां, संसदीय अध्यक्ष हमने देखा है और ऊपर अच्छे से समझा है इसमें। और इसके बाद देखते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद यानी कि कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है। और आपका आर्टिकल 75, आर्टिकल्स को रट लेना है आपको। आर्टिकल 75 के क्लॉज 3 में संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा गया है, हमने ऊपर देखा है। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है और कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेही होती है, उत्तरदायी होती है। और कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका यानी कि मंत्रिपरिषद की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, तभी तक सत्तारूढ़ कार्यरत रहती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त रहता है। क्लियर है। अनुच्छेद 75 का 5 में लिखा गया है कि मंत्री बिना संसद सदस्य अगर बनता है तो 6 माह से अधिक पद पर नहीं रह सकता है। यानी कि मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। आपका ये आर्टिकल 75(3) में बोला गया था और 75(5) के क्लॉज में ये बोला गया। अब देखिए कहा गया कि भारत क्या विधि का शासन है, यहाँ पर कानून ही सर्वोसर्वा है। ठीक है, कानून ही सर्वोच्च है। यहाँ पर गणतंत्र है ना कि राजतंत्र है, हमने समझा था। प्रत्येक 5 साल के उपरांत में जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है और ये सत्तावादी सरकार नहीं है। ठीक है। हिस्सेदारी, जवाबदेही, ट्रांसपेरेंसी, कानून का नियम, सर्वमति से निर्णय लेना और दक्षता, प्रभावशीलता, ये सब क्या सुशासन की विशेषताएं हैं, जैसे हमने ऊपर देखा। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है कि राज्य के द्वारा देश की ज्यादा से ज्यादा संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है कि सबको बराबर से लाभ मिल सके। ठीक है। कल्याणकारी राज्य में उदारवाद, स्वतंत्रता यानी कि समाजवाद, समानता को अंतर्निहित करने का प्रयास है। जैसा कि भारत एक वेलफेयर स्टेट है, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण उपयोगितावादी की विशेषता एक लक्षण है। ठीक है। अब देखेंगे भारत के संविधान भाग 4 अगर आप जानते होंगे तो डीपीएसपी इसमें दिए गए हैं, जिसमें आपको ये अवधारणा का जो वेलफेयर स्टेट की अवधारणा है उसमें आपको देखने को मिलती है। इसके अनुसार राज्य क्या है, लोगों के कल्याण के लिए एक सामाजिक व्यवस्था का संवर्धन करेगा जिसमें सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो जस्टिस है उसमें शामिल किए जाते हैं। क्लियर है। भारत में संसदात्मक प्रजातंत्र को अपनाया गया है, हमने ऊपर अभी समझा था इसको डिटेल में, जिसमें राज सत्ता मूलतः जनता में निहित होती है। सत्ता जो है वो जनता में मूलतः निहित होती है। जो उसका जो कह सकते हैं कि प्रतिनिधि चुनने का जो अधिकार है वो संसद में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन सत्ता का संचालन करते हैं। गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वह वंशानुगत नहीं होता है। ठीक है। तो भारत में राष्ट्र का प्रधान यानी कि राष्ट्रपति जो है निर्वाचित होता है, इसलिए भारत क्या है, गणतंत्र है। और राज्य और केंद्र शासन सरकार को भारत के संविधान से प्राधिकार प्राप्त होता है क्योंकि भारतीय प्रणाली का स्रोत क्या है, संविधान है। तो सारे अधिकार जो है हमारे प्रस्तावना से ही जो है आपको प्राप्त होते हैं क्योंकि प्रणाली का स्रोत क्या, संविधान है। सारी चीजें संविधान से प्राप्त होती हैं। कोई राज्य संघात्मक या एकात्मक या संविधान संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन पर आधार पर जाना जाता है। ठीक है। हमने देखा था कि संघात्मक और एकात्मक प्रणाली को डिटेल में समझा था कि क्या डिवीजन होते हैं, क्या जो है विशेषताएं होती है इस प्रकार से उसमें। ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे देखते हैं। हमने सेकेंड आरसी रिपोर्ट को ऊपर समझा है। संवैधानिक सरकार में सरकार की जो शक्ति उसका स्रोत कहाँ से आता है, संविधान से आता है। देखिए संवैधानिक सरकार क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है और राज्य की निरंकुश जो सत्ता है उसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ब्रिटेन और अमेरिका के संविधानवाद का उदय हुआ और एक संवैधानिक सरकार में नागरिकों की स्वतंत्रताओं के संरक्षण के लिए संस्थागत क्रियाविधि भी विद्यमान रहती है। देखिए अब संवैधानिक सरकार जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता, हमारा व्यक्ति ही, जनता ही सर्वोसर्वा है, तो यहाँ पर क्या व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। आप उसके अधिकारों को हनन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन जहां पर वो गलत है तो उसके कुछ प्रावधान उनको रोका जा सकता है वहां पर। ये सब चीजें हैं। इसके बाद यहाँ पर हार्वर्ड ए साइमन ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार किया है। ठीक है। देखिए इसमें कह रहे हैं कि जबकि ड्वाइट जो आपके ड्वाइट वाल्डो हैं, फ्रैंक मेरनी, F.W. रिक्स ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को स्वीकार किया है। डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वीकार किया था कि संविधान को संघात्मक के ढांचे में नहीं डाला गया है तथा यह एकीकृत और संघात्मक दोनों है। हमने देखा था उसके तत्व ऊपर देखे क्या क्या है। वही कठोर है और अधिक लचीले संतुलन स्थापित करता है। संघात्मक एकात्मक में विद्वानों में काफी मतभेद है। जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान परिसंघीय संविधान है, जबकि केसी बियर के अनुसार यह अर्ध संघीय है क्योंकि इसमें से कुछ संघात्मक भी तत्व दिखाई देते हैं, कुछ आपको एकात्मक तत्व भी दिखाई देते हैं।
ठीक है, इसलिए अर्धसंघात्मक है। और सबसे विश्व का सबसे बड़ा संविधान, बृहद संविधान हमारे भारत का संविधान है। और बृहद होने का प्रमुख कारण क्या है? इसमें संघ और राज्य के सभी प्रावधान दिए गए, प्रोविजन दिए गए अलग अलग, जबकि यूएसए जैसे जो देश है उसमें राज्य और संघों के अपने अपने अलग अलग संविधान दिए गए, इसीलिए वहां पर डुअल सिटीजनशिप आप देखते हैं, अपने सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, भारत में सरकार का जो संसदीय स्वरूप है वो सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप नहीं, संसदीय स्वरूप है। और राष्ट्रपति केवल सरकार का औपचारिक, ठीक है, ये आपका ऑफिशियली एक तरह से प्रमुख होता है। और दूसरे शब्दों में कहें तो नाम मात्र का, हमने पढ़ा था नाम मात्र की शक्ति एक कार्यकारी है ये, और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में होती है, इसीलिए वो कहते हैं विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो भारतीय संविधान ने धर्मनिरपेक्ष राज्य और संघीय व्यवस्था का एक रूप अपनाया है। ठीक है, वहां पर कोई धर्म, कोई विशेष धर्म को लेकर कोई पर्टिकुलर मान्यता नहीं है, सभी सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं और संघीय व्यवस्था की यहाँ पर बात की गई है हमारे संसदीय प्रणाली में। ठीक है, इसके बाद भारत के संविधान, राज्य व्यवस्था, शासन, प्रावधान और विभिन्न कानूनों पर लोगों के द्वारा की गई कुछ टिप्पणियां हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि 10वीं अनुसूची में किए गए जो प्रोविजन है वो उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसे सार्वजनिक जीवन सुधारने का प्रथम सोपान बताया। तो अलग अलग टिप्पणियां की गई, भाई इसको इन्होंने किस तरह से डिकोड किया है, इसके बारे में लोगों ने कैसे भारतीय संविधान के बारे में आया। तो भारतीय संविधान केसी वियर ने इसे क्वासी फेडरल कहा है। ठीक है, केसी वियर के अनुसार ये क्वासी फेडरल है। देखिए यहाँ पर ये बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से पूछ लिया जाएगा आपको कि किसका ये मत है, किसका ये टिप्पणी है इस प्रकार से। तो भारतीय संविधान के मॉरिस जॉन्स ने इसे बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा है, जबकि भारतीय संविधान के बारे में अगर हम देखें, ग्रेनविले ने भारतीय संविधान को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बताया है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में सर अर्नेस्ट बेकर ने भारतीय संविधान की की नोट बताया है और अपनी एक पुस्तक में प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी के प्रथम प्रश्न पर इसे लिखा है। और दूसरा, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्लाह ने इसे प्रस्तावना की तुलना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में की, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से की है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की तुलना। भारतीय संविधान के भाग 3 क्या कहता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसमें किस चीज का प्रावधान है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो डीपीएसपी की बात की गई वो केटी शाह ने इसे अतिरेक कर्मकांडी बताया और ऐसे चेक से तुलना की जिसका भुगतान बैंक तभी करेगा जब बैंक के संसाधन उसे अनुमति दे। ठीक है, अगला डीपीएसपी के बारे में नसरुद्दीन ने इसकी तुलना नववर्ष के लिए की गए संकल्पनों से की जो जनवरी में ही टूट जाते हैं। ठीक है, इसके बाद डीपीएसपी के बारे में यहाँ पर केसी वियर ने इसे लक्ष्य और आकांक्षाओं की घोषणा पत्र कहा है डीपीएसपी। तो यहाँ पर डीपीएसपी के बारे में कई अलग अलग मत दिए गए हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली की अगर बात करें तो आइवर जोनिक्स ने इसे कैबिनेट सिस्टम की संज्ञा दी है। किसकी? कैबिनेट सिस्टम की। किसने? आइवर जोनिक्स। सीधे सीधे रट लेना है क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न आते हैं यहाँ से। यहाँ पर कुछ इमरजेंसी के अलग अलग प्रावधान पर जो है टिप्पणियां की गई, जैसे टीटी कृष्णचारी ने इसे संवैधानिक तानाशाही माना है, हृदयनाथ कंजूरू ने इसे राज्य की वित्तीय स्वायत्ता पर खतरा माना है। ठीक है, इमरजेंसी प्रावधान को सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने इसे संविधान की जीवन साथी बताया है। भारत के इमरजेंसी प्रावधान महावीर त्यागी ने इसे इमरजेंसी प्रावधानों की तुलना सुरक्षा बल से की है। और भारत प्रधानमंत्री के पद और कार्यों का जो विवरण है वो लॉर्ड मार्ले ने प्रधानमंत्री को प्राइमर इंटर पेरस सभी समान लोगों में सर्वप्रथम बताया है। ठीक है, अलग अलग टिप्पणियां यहाँ पर दी गई, जिससे प्रधानमंत्री पद और उनके कार्यों का विवरण जो है वो जे लॉस्की ने प्रधानमंत्री की वह धुरी बताया जिसके चारों ओर सरकारी मशीन के सभी कलपुर्जे घूमते हैं। लोकपाल के बारे में यहाँ पर देखिए क्या मत दिया गया है कि गेरॉट ई काइडेन ने इसे संस्थागत संस्थानीकृत लोक अंतःकरण का प्रतीक बताया है। क्लियर है। और राजनीतिक मामलों की समिति के बारे में क्या टिप्पणी की है कि सभी समितियों में से सबसे शक्तिशाली सुपर क्या है? कैबिनेट कहा जाता है, सुपर कैबिनेट कहा जाता है राजनीतिक मामलों की समिति को। ठीक है, ये ऐसा अलग अलग लोगों के विचार है, उनकी टिप्पणियां, उनके मत हैं जिनके बारे में दिया गया है। कुछ अधिनियम कानून जिनके लोगों के द्वारा यहाँ पर मत प्रणाली दी गई है, इसको याद करना है क्योंकि पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर डायरेक्ट आपको मैच द फॉलोइंग में कुछ स्टेटमेंट्स के साथ आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। अगला सेगमेंट हमारा यहाँ पर आज का क्या है? फिजिक्स, यानी कि भौतिक विज्ञान को हम पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी को देखने वाले हैं कि क्या होता है ये। आइए देखिए इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है कि किसी ठोस की एक निश्चित आकृति या आकार होता है और किसी पिंड की आकृति और आकार को बदलने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। आप इसको इस तरह से समझिए, जैसे एक रबड़ होता है ना, जो हम जिसको बालों में लगाते हैं रबड़ को, तो जब आप दोनों तरफ से उसको खींचेंगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि किसी पिंड का वह गुण जिससे वह प्रत्यारोपित बल को हटाने पर अपनी प्रारंभिक आकृति और आकार को पुनः प्राप्त कर ले। जब हम किसी रबड़ को दोनों तरफ से खींचते हैं और एक तरफ से जब उसको छोड़ देते हैं तो दूसरी तरफ वो उसी अवस्थिति और उसी आकृति में आ जाता है जैसे वो पहले थी। तो ये क्या कहलाता है? आपका इलास्टिसिटी, यानी कि
प्रत्यास्थता आपका कहलाता है। ठीक है, यही चीज आपको बताइए, जब एक पंख पिंड पर बल लगाते हैं तो पिंडक में अपना प्रारंभिक आकार प्राप्त करने की प्रवृत्ति नहीं होती और स्थायी रूप से विरूपित हो जाता है। तो इस प्रकार के पदार्थ को हम प्लास्टिक या पदार्थ के इस गुण को प्लास्टिकता कहते हैं। ठीक है, जैसे अब कोई रबड़ है, हमने उसको दोनों तरफ से खींचा, जब उसको छोड़ दिया तो कह रहे हैं इसको हटाने पर उसकी प्रारंभिक आकृति और आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है, वो फिर से वैसी कंडीशन में आ जाएगी। इसको ये क्या प्रत्यास्थता कहलाता है। इससे उत्पन्न विरूपण प्रत्यास्थता विरूपण कहलाता है। इसके बाद जब वो छोड़ के जब वो अपनी अवस्थिति में आएगी तो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, उसकी मतलब उसमें कह रहे हैं उसमें थोड़े से चेंजेस आएंगे, जैसे कि वो प्रारंभिक आकार प्राप्त करने की प्रवृत्ति में नहीं होगी वो रबड़ जो होगी, अगर रबड़ के हिसाब से हम समझें, और स्थायी रूप से विरूपित हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार के पदार्थ को प्लास्टिक या पदार्थ के इस गुण को प्लास्टिकता कहते हैं। क्लियर है। एक भौतिक शास्त्री है रॉबर्ट हुक, जिनके बारे में आपने कई बार सुना होगा। रॉबर्ट हुक का नाम, क्या नाम है उनका, रॉबर्ट हुक है। और इन्होंने यहाँ पर आप देखेंगे कि रॉबर्ट हुक ने 1635 से 1703 में इनका जो है वो है, इन्होंने स्प्रिंगों पर प्रयोग किया और पाया कि किसी पिंड में उत्पन्न विस्तार यानी कि लंबाई में वृद्धि जो है वो प्रत्यारोपित बल यानी कि इलास्टिसिटी या लोड के अनुक्रमानुपाती होता है। और उन्होंने 1676 में आप देखेंगे, कौन से सन में, 1676 में उन्होंने इलास्टिसिटी का जो नियम है वो प्रस्तुत किया और जो अब हुक का नियम कहलाता है। तो इलास्टिसिटी का जो नियम है वो अब हुक का नियम कहलाता है। क्लियर है। प्रत्यास्थता के गुण के आधार पर वस्तुएं जो है वो दो प्रकार की होती है। अब हम ये समझने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, कि वो कैसे होती है ये दो प्रकार की। जैसे पूर्ण प्रत्यास्थता वस्तुएं जो है वो आप देखेंगे जो वस्तुएं बाह्य बल को हटा लिए जाने पर अपनी पहली अवस्था को पूरी तरह प्राप्त कर लेती है, वो परफेक्टली इलास्टिक कहलाती है। मतलब समझिए जैसे रबड़ था, ठीक है, उसको हमने दोनों तरफ से खींचा, फिर एक तरफ से जब छोड़ दिया तो पुनः अपनी कंडीशन पहली वाली कंडीशन में आ गई, नॉर्मल स्टेट में आ गई अपने। ठीक है, इसका पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं जो होती है यानी कि परफेक्टली प्लास्टिक सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं कि उसमें जो वस्तुएं बाह्य बल को हटा लिए जाने पर, जब हमने बाहर से बल लगाया उसको खींचा तो वो हटा लिए जाने पर अपनी पूर्ण अवस्था में नहीं लौटती हैं, बल्कि क्या होता है सदैव के लिए विरूपित, थोड़ा सा उनका आकार चेंज हो जाता है। तो इसे परफेक्टली प्लास्टिक कहते हैं या फिर पूर्ण सुघट्य हम कहते हैं। वास्तव में कोई वस्तु ना तो पूरी तरह पूर्ण प्रत्यास्थ होती है और ना ही मतलब कह सकते परफेक्टली इलास्टिक होती, ना ही परफेक्टली प्लास्टिक होती है। तो मोम को पूर्णतः जो हम कह सकते हैं कि उसको हम कहते हैं कि पूर्ण परफेक्टली प्लास्टिक माना जाता है मोम को। ठीक है, मोटे तौर पर क्वार्टर्स को पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु और मोम को पूरी तरह से हम परफेक्टली प्लास्टिक कहते हैं। यहाँ पर लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे कि प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है। ठीक है, प्रत्यास्थता की सीमा को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। देखेंगे कि प्रत्यास्थता की जो सीमा है, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी होती है, वो एक्चुअल में ना किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपल बल की वह अधिकतम सीमा है जिसके अंतर्गत वस्तु में इलास्टिसिटी का जो गुण है वो विद्यमान ही रहता है। वस्तु की इलास्टिसिटी की सीमा कहलाती है, लिमिट होती है उसकी। ठीक है, ये हमने इलास्टिसिटी को समझा तो ऊपर समझा था इसको। इसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें प्रत्यास्थता के गुणांक की भी बात की गई है। ठीक है, इन सब चीजों को अब हमें समझना होगा यहाँ पर क्या चीज कह रहे हैं। देखिए, संरचनात्मक और निर्माण अभियांत्रिकी डिजाइन के लिए प्रतिबल विकृत वक्र में प्रत्यास्थ सीमा के अंदर का अनुक्रमानुपाती क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। और प्रतिबल और विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी मॉड्यूल्स कहते हैं यानी कि प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। और किसी दिए हुए द्रव्य के लिए इसका एक विशिष्ट मान होता है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर यंग जो गुणांक है आपका, यंग जो मॉड्यूल्स है वो आपका बेसिकली क्या है, तो यहाँ पर इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो प्रायोगिक प्रक्षेपण है ये दर्शाते हैं कि प्रतिबल चाहे तनक हो चाहे संपीड़क हो, ठीक है, उत्पन्न विकृति का मान समान होता है। और इसमें यहाँ पर कुछ आपको देखिए फॉर्मूला भी दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ये जो है वाई जो अनुपात से यंग गुणांक को हम परिभाषित करते हैं। इसे प्रतीक जो है वाई के द्वारा, यहाँ पर सिंबल जो इसका है वो वाई के द्वारा इंडिकेट करते हैं। ठीक है, वाई इसका सिंबल होता है। इसके बाद यहाँ पर अपरूपण गुणांक की अगर हम बात करें, ठीक है, अपरूपण गुणांक की जो अगर हम बात करें तो देखते हैं कि जैसे इसमें क्या है कि अपरूपण गुणांक जो आपका है उसमें कहते हैं कि प्रतिबल और संगत अपरूपण विकृति का, किसका, अपरूपण प्रतिबल संगत अपिरूपण प्रवृत्ति का। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आपकी इस विकृति का अनुपात है वो द्रव्य का अपरूपण गुणांक कहलाता है। इसे हम यहाँ पर देखिए दृढ़ता गुणांक भी कहते हैं और जी अपरूपण प्रतिबल, इससे अपरूपण विकृति जो इसको इंडिकेट करते हैं। आयतन गुणांक की अगर मैं बात करूं, ठीक है,
आयतन गुणांक जो आपका है उसमें देखिए जैसे जलीय प्रतिबल और संगत आयतन विकृति के अनुपात को आयतन गुणांक कहते हैं, और ये प्रतीक जो है बी से निरूपित होता है। यहाँ पर इसका फॉर्मूला दिया गया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस क्या होता है। एक्चुअल में आप देखेंगे कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले जो इलास्टिक प्रत्यानयन बल को हम प्रतिबल कहते हैं, यानी कि स्ट्रेस कहते हैं। यदि किसी पिंड के क्षेत्रफल ए वाले किसी अनुप्रस्थ काट की लंबवत दिशा में लगाए गए बल का मान F होता है, तो प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, पर स्ट्रेस बराबर क्या होगा, F अपॉन A हो जाएगा। ठीक है, F बटे मतलब A हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। और प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है आपका, न्यूटन प्रति क्या होता है, एसआई मात्रक का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको ये सारी चीजें। ठीक है, अब यहाँ पर कहना है कि जैसे स्ट्रेन क्या होता है, विकृति क्या होती है, तो प्रतिबल पर आप देखेंगे स्ट्रेन क्या होता है, प्रतिबल के परिणाम स्वरूप वस्तु के आकार में विकृति आ जाती है, और वस्तु के एकांक आकार में होने वाले तुलनात्मक जो चेंजेस होते हैं उनको स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, विकृति की एक तुलना है और इसका मात्रक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। और विकृति को अगर हम इंडिकेट करें तो किस तरह से हम यहाँ पर विकृति को लिखेंगे, तो देखिए विकृति को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन बटे मूल लंबाई। ठीक है, ये चीज हो गई। अब कहते हैं स्ट्रेन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे अनुदैर्ध्य विकृति, अपरूपण विकृति आपका हो गया, आयतन विकृति हो। यहाँ आपको देखेंगे कि हुक का नियम दिया गया है नीचे यहाँ पर। ठीक है, तो कहते हैं हुक का नियम एक्चुअल में क्या है उसको समझिए। कि हुक्स का जो लॉ है वो कहता है कि प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी की जो सीमा है, इलास्टिसिटी की जो लिमिट है, उसके अंतर्गत किसी पदार्थ पर कार्य करने वाला अगर प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है, तो आपको इसको इस तरह से लिख सकते हैं, E प्रतिबल बटे विकृति। यहाँ पर हम इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, E स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यहाँ पर हम देख सकते हैं। क्लियर है। और इसका जो गुणांक होता है उसे हम E कहते हैं, और प्रत्यास्थता के गुणांक को हम E कहते हैं, इलास्टिसिटी आपके कोएफिशिएंट को। ठीक है, इसके बाद प्रेशर की अगर बात करें तो आप देखेंगे, अच्छा हाँ एक चीज और यहाँ पर देखिएगा, अगर हम इसी की बात करें हुक के नियम में और हम बात करें प्रत्यास्थता गुणांक का जो मात्रक है वो न्यूटन आपका क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर पास्कल होता है। तो याद रखिएगा हुक का जो नियम है उसमें प्रत्यास्थता गुणांक जो है वो मात्रक न्यूटन प्रति मीटर पास्कल होता है, और ई क्या है आपका प्रत्यास्थता गुणांक है। और ये सब चीजें हमने यहाँ पर देखी है। इसके बाद हम बात करें तो प्रेशर, दाब क्या होता है आपका, तो देखेंगे दाब क्या है आपका, प्रेशर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। पहले आइए समझते हैं प्रेशर क्या है। देखिए किसी सतह पर एकांक क्षेत्र पर लंबवत लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, फोर्स को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। इसको इस तरह से समझिए कि जैसे गैस भरे गुब्बारे को अगर हम नाखून के कंपैरिजन में सुई को, ठीक है, सुई से फोड़ना आसान होता है क्योंकि सुई की जो नोक है उसका क्षेत्रफल नाखून से बहुत कम होता है। आप समझ रहे हैं। तो दाव का मात्रक आप देखेंगे क्या होता है, दाव का मात्रक आपका न्यूटन प्रति मीटर क्या होता है, दाव का मात्रक आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और पास्कल आप देखेंगे जो या पास्कल या डाइन प्रति सेंटीमीटर आप स्क्वायर होता है, यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। ठीक है, दाव की यहाँ पर ये सब समझ लिया। इसके बाद देखेंगे कि जिसे हम पास्कल भी कहते हैं, दाव एक क्या है, अदिश राशि है। क्लियर है। और हम देखते हैं ये जो परिभाषा मैंने आपको बताई है, जैसे कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को हम दाव कहते हैं। इसमें क्या है कि एक नियत बल के लिए क्षेत्रफल जितना कम होगा दाव उतना ही अधिक होगा, प्रेशर उतना ही अधिक होगा। इसी कारण से नुकीली कील दीवार में आसानी से ठोकी जा सकती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर ये सब चीजें। इसके बाद हम नीचे आते हैं, नीचे मूव करते हैं, पर क्या कह रहे हैं आपका वायुमंडलीय दाव यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है आपका, तो इसको हम समझ लेते हैं। जैसे किसी बिंदु पर वायुमंडलीय दाव उस बिंदु के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल पर हम देखें तो उस बिंदु के वायुमंडल के शीर्ष तक का वायु स्तंभ के भार के बराबर होता है, और समुद्र तल पर वह 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल यानी कि पीए होता है। और एक वायुमंडलीय दाब भी इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, एक वायुमंडलीय दाब भी इसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका देखिए इस तरह से ऊंचाई भी यहाँ पर समुद्र तल से आपको दी गई है। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। इसके बाद कहते हैं कि यहाँ पर आप और देखेंगे तो वायुमंडलीय दाब का जो मापन है वो बैरोमीटर से करते हैं, जो कांच की नली में पारे को भरने से बनी युक्ति होती है। क्लियर है। आप देखेंगे जैसे एक वायुमंडलीय दाब की अगर हम बात करें, ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब जो होता है 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है, और बैरोमीटर की सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी, मतलब पहले से कुछ एजम्पशंस भी जो है वो लगाए जा सकते हैं। ठीक है, बैरोमीटर की जो आप देखेंगे पाठ्यांक है, जब धीरे धीरे नीचे गिरता है, उसका जो मीटर है जो नीचे धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होने की भी संभावना होती है। जब किसी झील की तली से उठकर, आप ध्यान दीजिएगा फॉर एग्जाम्पल कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु जो है बुलबुला ऊपर सतह पर आए, ऊपरी सतह पर तब आएगा तो उस पर तली की अपेक्षा दाब घटने लगता है, जिसके कारण वायु के जो बुलबुले हैं उसका आयतन बढ़ जाता है।
ठीक है। ये सब क्या है, आपके वायुमंडलीय दाब है, प्रेशर है आपका, ठीक है। तो समुद्र तल से ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब हमेशा कम होता जाता है, जिसके कारण क्या है कि वायुयान में यानी कि फ्लाइट में बैठे यात्री के आप देखेंगे कि फाउंटेन पेन की स्याही है वो बाहर आ जाती है। कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आप देखेंगे पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण जो है पृथ्वी का वायुमंडल कहलाता है, ठीक है। वो वायुमंडलीय आपका कहलाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। वायुमंडलीय दाब में अचानक गिरावट आंधी तूफान आने की संभावना को भी व्यक्त करता है। अब हम डेंसिटी की यानी कि घनत्व की अगर हम बात करें तो देखिए घनत्व क्या होता है। घनत्व को समझिए, यहाँ पर कभी कभी ना डायरेक्ट यहाँ पर पूछ लेते हैं डेंसिटी क्या है कि किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। इसे P या फिर D से निरूपित करते हैं। तो घनत्व किसी पदार्थ के घनेपन की माप होता है और घनत्व की इकाई किलोग्राम प्रति घन मीटर होती है। इसका विमीय जो सूत्र है वो MLA-3 होता है, ठीक है। क्या होता है, ML जो है -3 होता है। और किसी पदार्थ का घनत्व ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र क्या पता होना चाहिए, D = m/v, यानी कि डेंसिटी बराबर मास अपॉन वैल्यू होता है, ठीक है। यहाँ पर ये सब चीजें दी गई, इसको यहाँ पर घनत्व बराबर मतलब द्रव्य बटे आयतन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसका SI यानी कि मात्रा क्या होता है, किलोग्राम प्रति मीटर, यहाँ पर Q3 होता है, यहाँ पर मेंशन किया गया इसका SI मात्रक, क्लियर है। और ये घनात्मक आपकी अदिश राशि होती है और कहते हैं कि इसका किसी द्रव का घनत्व जो है सभी दाबों पर लगातार अचर रहता है और इसके विपरीत गैस जो है वो दाब में परिवर्तन के साथ घनत्व में अधिक परिवर्तन को दर्शाती है। ये सब चीजें हैं यहाँ पर। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर और क्या चीजें दी गई हैं, जैसे और क्या बोला गया है यहाँ पर। देखिए द्रव दाब क्या, लिक्विड प्रेशर क्या होता है कि आप देखेंगे किसी द्रव द्वारा बर्तन की तली और दीवारों पर लगने वाले प्रेशर को हम क्या कहते हैं, लिक्विड प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल है और द्रव की सतह से h गहराई पर स्थित किसी बिंदु पर द्रव का दाब क्या होता है, P = HDG, जहां पर D क्या है, द्रव घनत्व है आपका, ठीक है। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण द्रव दाब की सतह से उस बिंदु की गहराई h और द्रव के घनत्व D और गुरुत्वीय त्वरण G के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि H = दाब बराबर क्या होगा आपका, दाब बराबर आपका हो जाएगा H × D × G हो जाएगा, क्लियर है। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, द्रव दाब के नियम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए जैसे द्रव के भीतर क्या होता है कि आप देखेंगे कि स्थित द्रव में स्थित किसी बिंदु पर द्रव प्रत्येक दिशा में बराबर होता है, ठीक है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब जो है स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। या हम कह सकते हैं जैसे कि द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का जो दाब है सभी दिशाओं में समान होता है और द्रव द्वारा लगाया गया दाब जो है, प्रेशर जो सदा द्रव के संपर्क वाली सतह के लंबवत होता है और द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव दाब की सतह के आकार और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं रहता है। एक दाब मापी को एक बेलजार में रखकर उस बेलजार से यदि वायु को धीरे धीरे निकालेंगे तो क्या होगा कि वायु का दाब कम करेंगे तो पारे का स्तर घटने लगता है। ये सब चीजें क्या है, आपका द्रव दाब के नियम हो जाते हैं, क्लियर है। इसके बाद हम अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर देखते हैं जैसे आपका क्या होता है, पृष्ठ तनाव, जिसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। आपका सरफेस टेंशन क्या होता है, देखिए नाम से ही बड़ा टेंस जैसा लग रहा है, मजाक की बात है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पर समझते हैं पृष्ठ तनाव क्या होता है एक्चुअल में, इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए जैसे सरफेस टेंशन क्या है कि किसी भी द्रव के अणुओं में ससंजक बल होने के कारण उसका स्वतंत्र पृष्ठ तनी हुई झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन्स की तरह कार्य करता है और द्रव का बाह्य जो पृष्ठ होता है सदैव तनाव की स्थिति में होता है और उसमें संकुचित होकर अपना बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो कम से कम रखने की प्रवृत्ति होती है। तो द्रव के पृष्ठ का ये तनाव ही आपका क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव कहलाता है, ठीक है। आप देखेंगे कि किसी द्रव के पृष्ठ तनाव को कई प्रकार से मापा जा सकता है। जैसे किसी द्रव का जो पृष्ठ है, वो जो सरफेस है, उसका सरफेस का जो टेंशन है उस पर उस बल के बराबर होता है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। इसको हम किस तरह से यहाँ पर जो है दिखा सकते हैं, जैसे कि T = F/L से मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और पृष्ठ तनाव का SI मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर या फिर जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो ये एग्जांपल्स आप याद रखिएगा और इसमें जो इसका SI मात्रा वगैरह है ना, तो SI यूनिट्स जो होते हैं उसको ध्यान में रखना होता है क्योंकि वो ज्यादातर मेन आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि जैसे आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे हम जानते हैं कि एक द्रव के अणुओं के मध्य ससंजक बल कार्य करता है। जब किसी द्रव के पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है तो द्रव के अंदर के अणु जो है वो पृष्ठ की ओर उठने लगते हैं, ठीक है, सरफेस की ओर उठने लगते हैं और सरफेस पर पहुंचने के लिए इन अणुओं को ससंजक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। ये कार्य उन अणुओं की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है।
जैसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, यदि घोल को थोड़ा गर्म कर दिया जाए तो जो पृष्ठ है वो तनाव और कम हो जाने के कारण यह कपड़ों की और अच्छी सफाई करता है। ठीक है, और जैसे पतली सुई जो है वो पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी में तैरती रहती है। जैसे हम देखते हैं छिड़काव या फुहार से क्या होता है, ठंडक उत्पन्न होती है। गर्म सूप का जो पृष्ठ है वो तनाव कम होने के कारण यह जीव के अत्यधिक क्षेत्रफल पर फैलता है, ध्यान रखिएगा। और गर्म सूप ठंडे सूप से अधिक स्वादिष्ट लगता है। क्लियर है। आप देखेंगे जैसे कि स्थिर या शांत जल की सतह पर अगर मच्छरों के लार्वा तैरते हैं, तो जबकि आप देखेंगे पानी में तेल या केरोसिन यदि डाल देने पर लार्वा पानी में डूब जाते हैं और श्वसन ना कर पाने के कारण मर जाते हैं। ठीक है, पारे की जैसे छोटी छोटी बूंदें आप देखते हैं कि सरफेस पे तनाव के कारण गोलाकार रहती है, जबकि कुछ बड़े आकार की बूंदें गुरुत्व बल के कारण चपटी होने लगती हैं। जैसे वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण ही गोलाकार होती हैं। ये सब चीजें हैं। जैसे देखें किसी बुलबुले आकार में आप देखेंगे कि उसमें भरी गैस के जो प्रेशर है और पानी की फिल्म की त्रिज्या मोटाई पर निर्भर करती है। छोटे बुलबुले में गैस का जो दबाव है, गैस का जो प्रेशर है, वो बड़े बुलबुले के कंपैरिजन में अधिक होता है। और देखते रहता नली में एक दूसरे के संपर्क में लाए जाने पर छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला, और जो छोटा बुलबुला है वो और छोटा हो जाएगा, बड़े जो बबल्स है वो और बड़े हो जाते हैं। कुछ इस तरह के इसके एग्जाम्पल। मेन है कि आपका मात्रा क्या है, इन सब चीज़ों को हमें ज़्यादा याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स को जैसे आप ध्यान रखेंगे तो दिमाग में चीज़ें रह जाती हैं और थोड़ा सा याद करने में भी आसानी हो जाती है। इसके बाद हम नीचे बढ़ते हैं यहाँ पर और देखते हैं क्या है। जैसे कि आप देखेंगे ससंजक या आसंजक बल, जिसको हम कोहेसिव या एडहेसिव बल हम फोर्स कहते हैं, वो आपका क्या होता है, इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, बेसिकली आप देखेंगे कि इंटर मोलिकुलर जो फोर्स होते हैं, जिनको हम अंतर आणविक बल कहते हैं, उसमें क्या होता है कि प्रत्येक पदार्थ क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जिन्हें हम अणु कहते हैं। और इन अणुओं के बीच कार्य करने वाली जो बल है, जो फोर्स है, उसको अंतराण्विक बल कहा जाता है, यानी कि इंटर मोलिकुलर फोर्स कहा जाता है। और ये 2 टाइप्स के होते हैं, जिसको हम ससंजक या आसंजक बल कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, कोहेसिव फोर्स, और इसको हम क्या कहते हैं, एडहेसिव फोर्स। अगर हम कोहेसिव फोर्स की बात करें, ससंजक बल की बात करें, तो क्या होता है, इसकी परिभाषा के रूप में अगर हम समझें तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण बल है उसे हम ससंजक बल कहते हैं, कोहेसिव फोर्स कहते हैं। इसको अगर हम डेली यूज में अगर समझें तो किस तरह से समझेंगे कि आप देखेंगे जैसे जल से भीगी हुई 2 प्लेटों को अलग अलग करने, पानी से भीगी हुई 2 प्लेटों को अलग अलग करने के लिए पानी के अणुओं के ससंजक बल के विरुद्ध काफी बल लगाना पड़ता है। ठीक है, उस तरह से झटक के हम जैसे पानी निकालते हैं उसमें। और ठोस पदार्थ क्या देखेंगे, एक निश्चित आकृति के होते हैं, क्योंकि ठोस के अणुओं के बीच जो आपका कोहेसिव फोर्स है, यानी कि ससंजक बल का मान काफी अधिक होता है। ठीक है, इस तरह से है। और इसमें जैसे कोल्ड वेल्डिंग की अगर हम बात करें, शीत वेल्डिंग जो होता है, इस प्रकार की वेल्डिंग में क्या होता है कि धातुओं को मशीन के द्वारा इतना अधिक प्रेशर दिया जाता है, इतना अधिक दबाया जाता है, जिससे कि वे आणविक परास में आकर परस्पर चिपक जाए। और ऐसे अणुओं के बीच जो आपका कोहेसिव फोर्स होता है, ससंजक बल के कारण ये होता है, ये कंडीशन ससंजक बल के कारण होता है। अब हम बात करें आसंजक बल, यानी कि एडहेसिव आपका फोर्स क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर अब एडहेसिव फोर्स की बात की जा रही है, यानी कि आपके आसंजक बल की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये क्या है कि भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाला जो अट्रैक्शन है, आकर्षण बल है, उसको हम आसंजक बल कहते हैं। उसको डेली यूज में अगर हम समझे तो देखेंगे जैसे ब्लैक बोर्ड और चौक के कड़ों के बीच आसंजक बल के कारण ही लिखना पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, किसी वस्तु बर्तन आदि का जल से भीग जाना आसंजक बल का ही उदाहरण है, एग्जाम्पल है। और पौधे के ऊतकों और जल के अणुओं के बीच जो आपका एडहेसिव फोर्स है, आसंजक बल के कारण ही मिट्टी द्वारा अवशोषित जल जो है, मृदा द्वारा अवशोषित जल पौधों के शीर्ष भागों तक पहुंच पाते हैं। तो ये सब इसके कुछ उदाहरण है। इसको थोड़ा सा आप 1-2 बार और रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। अब जैसे आपका लास्ट में एग्जाम्पल यहाँ पर क्या दिया गया कि तेल और जल के बीच आसंजक बल जल के ससंजक बल से कम होता है, लेकिन तेल के ससंजक बल से अधिक होता है। यही कारण है कि तेल के जो सरफेस है उस पर डाली गई जो पानी की बूंदें वो सिकुड़कर गोल आकार धारण कर लेती हैं। लेकिन आप देखेंगे पानी के जो सरफेस पर डाली गई तेल की बूंदें एक पतली परत फिल्म के रूप में जो है अधिक क्षेत्र में फैल जाती है। ये नॉर्मल डेली यूज में भी काफी देखते होंगे इन सब चीजों को। ठीक है, साइंस क्या है आपकी डेली यूज की चीजों को तो डिफाइन करता है बेसिकली। आप देखेंगे इसके बाद कोशिकात्व क्या होता है, यानी कि कैपिलैरिटी क्या होता है। कैपिलैरिटी क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो है कैपिलैरिटी एक्चुअली क्या है, और इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। क्या है कि केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या फिर हम कह सकते हैं नीचे उतरने की घटना को हम कोशिकात्व कहते हैं। ठीक है, ऐसी नली जिसका क्षेत्र बहुत बारीक होता है और केशी नली कहलाती है।
जैसे आप देखेंगे जब जो आप देखेंगे द्रव कांच को भिगोते हैं, जो द्रव कांच को भिगोते हैं वे कांच की केशिक नली में ऊपर की ओर चढ़ते हैं, जैसे कि पानी, ठीक है, पाइप में जब पानी है जो ऊपर की ओर चढ़ता है, इस तरह के एग्जाम्पल्स दिखे। केशी नली में ऊपर चढ़ने वाले दो द्रवों में जिसका पृष्ठ तनाव अधिक होगा वे केशी नली में अधिक ऊपर तक चढ़ेगा, और जो द्रव कांच को नहीं भिगोते हैं वे कांच की केशी नली में नीचे की ओर गिरते हैं, जैसे कि पारा हमेशा नीचे की ओर गिरता है, ठीक है। इस तरह से आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। या फिर हम देख सकते हैं कि ऐसे द्रव जो कांच को भिगोते हैं और कांच की केश नली में ऊपर चढ़ते हैं, जबकि जो द्रव कांच को नहीं भिगोते केश नली के नीचे उतरते हैं, जैसे कि पारा है आपका, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी आपको दिए गए हैं और कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे मेंशन है ना कि इस तरह से पानी जो आपका H2 जो होगा वो ऊपर की ओर चढ़ेगा, ठीक है, वो ऊपर की ओर चढ़ेगा, जबकि आप देखेंगे जो पारा है वो हमेशा नीचे की ओर, आप देखेंगे नीचे की ओर गिरता है, ठीक है। इस तरह से चीजें हमें यहाँ पर याद रखने के लिए इसको समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे यहाँ पर दिए जल का जो पौधों के तनों में बनी असंख्य कोशी नलियों में चढ़कर टहनियों तक पहुंचा, पानी जो है धीरे धीरे ही पौधों में ऊपर कंज्यूम करते हैं और ऊपर की ओर जाते हैं, नीचे की ओर तो नहीं रह जाते हैं ना। लालटेन में जैसे आप लालटेन तो आपने सुना ही होगा, मिट्टी के तेल में का जो बत्ती में ऊपर चढ़ना, उसमें जो बत्ती डालते हैं बना के उसकी जैसे धागे की किसी चीज की, तो उसमें क्या होता है बत्ती से तेल को ऊपर खींचता है, ठीक है, तेल को ऊपर खींचा जाता है। मोमबत्ती में धागे से मोम का पिघल कर ऊपर चढ़ना, ये सब क्या आपके एग्जाम्पल्स हैं। स्याही सोखने का कार्य भी कोशिकत्व क्रिया पर ही निर्भर करता है, और फाउंटेन पेन की जो निब है उसकी नोक बीच से थोड़ी सी गैप होता है, ठीक है, जिसमें छोटी सी बारीक कोश नली बनी होती है। जब इसे स्याही में डुबोते हैं तो स्याही क्या है केश नली में उसमें चढ़ जाती है ऊपर की ओर, और रिफिल वाले पेन से लिखाई गुरुत्व के कारण संभव हो पाती है, और ये सरफेस प्रेशर पर आधारित नहीं होती, यानी कि पृष्ठ तनाव पर अगर हम बात करें तो उस पर जो है बेस्ड नहीं होती है। आपका विस्कोसिटी क्या होता है, यानी कि श्यानता हम किसे कहते हैं, विस्कोसिटी क्या होता है, श्यानता। देखिए ये सब चीजें आपको 2-3 बार रिवाइज करनी पड़ेंगी, तभी चीजें आपको समझ आएंगी, क्योंकि एक बार पढ़ने से ये चीजें समझ नहीं आ सकती हैं, तो उसको आपको 1-2 बार जैसे एक बार सुन लेना है। जैसे बहुत बार होगा कि चीजें क्लियर ना हो, लेकिन सुनते रहिए, तो कभी कभी होता है ज्यादा बार सुनने से आपके कॉन्शियस माइंड में चीजें बैठ जाती है, जब प्रश्न आएगा तो चीजें गलत नहीं होंगी, ठीक है। जैसे देखेंगे कि किसी द्रव या गैस की दो क्रमगत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी यानी कि श्यानता कहलाते हैं, श्यान बल कहते हैं, ठीक है। और तरलों के इस गुण को जिसके कारण वह विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध करते हैं उनको हम श्यानता कहते हैं। ये क्या है, एक आदर्श तरल की श्यानता जो है शून्य होती है, ठीक है, और ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घटती है लेकिन गैसों की श्यानता बढ़ती जाती है। ये सब चीजें हैं, और इसमें श्यानता का जो एसआई मात्रक है वो आपका पॉज यानी कि पीआई होता है, दूसरे मात्रक इसका NSM-2 या PAS होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको सारे जो एसआई मात्रक वगैरह हैं वो दिए गए हैं इसमें, तो इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट आपसे एसआई मात्रक बहुत पीटी में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि द्रव की श्यानता ताप बढ़ने पर घटती है, और जबकि गैसों की श्यानता जो ताप बढ़ने पर बढ़ती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे देखेंगे गाढ़े द्रव जैसे कि ग्लिसरीन हो गया, शहद हो गया, ये इसमें अधिक श्यानता होती है, और गाढ़े द्रव क्या होते हैं, पतले द्रवों की कंडीशन में शीघ्र ठहर जाते हैं। और जैसे पानी को कहीं आप डालेंगे तो जल्दी से बह जाएगा, लेकिन शहद हो गया, ग्लिसरीन हो गया, ये थोड़े थिक होते हैं, तो इनको क्या है, इनकी ये क्या कहते हैं कि ये थोड़े से गाढ़े होते हैं, ठहर जाते हैं। इनकी जो विस्कोसिटी, इनकी जो श्यानता है वो थोड़ी सी जो गाढ़ी प्रवृत्ति की होती है, और ये ठहर जाती है एक जगह पर, पानी जबकि नहीं ठहरता, आप देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम नीचे आते हैं, इसमें समझते हैं जैसे कि इसमें क्या क्या चीजें बोली गई है आपको। जैसे कि आपका उत्प्लावन बल क्या होता है, आपका उत्प्लावन फोर्स की अगर हम बात करें तो आपका उत्प्लावन बल किसे कहते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ देखिए इसको कुछ इस तरह से समझते हैं कि जब हम लकड़ी के एक टुकड़े को पानी से भरी एक बाल्टी में डुबाते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि जैसे पानी के भीतर से लकड़ी पर कोई ऐसा बल ऊपर की ओर लग रहा है जो उसके डूबने का प्रतिरोध करता है, ठीक है। इसी प्रकार जब हम लकड़ी को जल की सतह से नीचे ले जाकर छोड़ देते हैं तो हम पाते हैं कि वह तुरंत ही ऊपर सतह पर आ जाती है, यानी कि जल या किसी द्रव में किसी वस्तु को डुबोने पर उस पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। उस बल को हम क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट यानी कि उत्प्लवन फोर्स कहते हैं, ठीक है। और इससे क्या है कि गैस भी द्रव की तरह उत्प्लावन बल लगाती है। और क्या है कि जब किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसके भार से कम होता है तो उस वस्तु तरल में डूब जाती है, जबकि उत्प्लावन बल के भार से अधिक रहने पर वस्तु तरल की सतह पर ही तैरती रहती है। ये सब चीजें यहाँ पर है। जैसे आप देखेंगे फॉर एग्जांपल एक और इसको समझ सकते हैं, जैसे लोहे का एक टुकड़ा जब पानी में डूब जाता है, जबकि पारे का जो है वो तैरता रहता है, पारे पर तैरता रहता है ये टुकड़ा, ठीक है, और पानी में डूब जाता है क्योंकि लोहे का घनत्व क्या है, पारे से कम मगर जल से ज्यादा होता है,
क्लियर है। आप जैसे समझेंगे हाइड्रोजन गैस से भरा जैसे गुब्बारे होते हैं ना, तो वायुमंडल में ऊपर उठता चला जाता है। हमने बचपन में हमेशा उड़ाए होंगे गुब्बारे, क्योंकि गैस भरे गुब्बारे का जो औसतन घनत्व है वो वायु से कम होता है। और ये एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। वहीं आप समझते हैं जैसे बर्फ का जो घनत्व है वो पानी के कंपैरिजन में कम होता है, और घनत्व के अनुसार बर्फ का जो 10वां भाग है वो जल के बाहर निकला रहता है, और बर्फ जल पर तैरती रहती है इसी कारण से, ठीक है। ये सब चीजें हैं, हमने इसको जैसे ये आपका क्या है, उत्प्लावन बल कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर आपका दिया गया आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है उसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि आपका आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो एक्चुअल में क्या है। आइए इसको देख लेते हैं, यहाँ पर क्या कहा गया है, इसको किस तरह से बताया गया है। जैसे कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में, उसके जो भार है उसमें थोड़ी कमी सी महसूस होती है, और भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव यानी कि द्रव के भार के बराबर होती है। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं कि वस्तु का आभासी भार बराबर वास्तविक भार उसका क्या है, और माइनस करेंगे उसमें से हटाए गए द्रव का भार, और इस तरह से वास्तविक भार माइनस उत्प्लावन बल यहाँ पर आपका इस तरह से निकल आता है। आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत है, यानी कि किसी डूबी हुई वस्तु का जो आयतन है उसके द्वारा विस्थापित जल के आयतन के बराबर होता है, ठीक है। ये सब चीजें हैं यहाँ पर, और देखते हैं इसमें क्या का, यानी कि ये देखिए प्लवन के जो नियम है, ठीक है, फ्लोटेशन यानी कि तैरने के नियम क्या होते हैं। सिंपल सा है, जब कोई वस्तु द्रव में पूरी तरह या थोड़ा आंशिक रूप से डूबी हुई होती है तो उस पर जो दो बल कार्य करते हैं वो आपका क्या है, प्लवन एक तरीके से कहलाता है। इसमें देखेंगे वस्तु का भार यानी कि W जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करती है, और द्रव का वस्तु पर उत्प्रेक्ष यानी कि F जो होता है वो ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर कार्य करता है, जिससे F का मान वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, ठीक है। इसमें देखेंगे यदि W = F है तो इस दिशा में वस्तु द्रव में जहां होगी वहां तैरती रहेगी, ठीक है। किसी ठोस का कितना भाग किसी द्रव में डूबेगा ये द्रव और ठोस के अपेक्षित घनत्व पर निर्भर करता है, और इसकी गुणांक क्या होता है, इसके द्वारा आप देखेंगे कि इसके गुणांक को जो है निम्न संबंध द्वारा जारी किया जा सकता है। जैसे कि इसमें क्या है कि ठोस के डूबे भाग का आयतन बटे ठोस का कुल आयतन बराबर ठोस का घनत्व और द्रव का घनत्व इत्यादि क्या है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्लवन के नियम यानी कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन की बात करते हैं। इसके बाद हम अगर नीचे देखें तो आप देखेंगे कि पास्कल का जो नियम होता है आपका, इस नियम के अनुसार क्या चीजें होती हैं इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि पास्कल का जो नियम है वो किस तरह से हम समझेंगे, और ये आपका ना मेंस में भी कई बार पूछा गया है तो उसको थोड़ा ध्यान से समझना है आपको कि पास्कल का नियम बेसिकली क्या होता है, ठीक है। कहते हैं कि किसी द्रव के किसी भाग के दाव में होने वाली वृद्धि द्रव के अन्य भागों में बिना क्षय हुए एक समान रूप से संचारित हो जाती है। तो ये आपका क्या हो जाता है, एक्चुअली पास्कल का नियम हो जाता है। इसको हम और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसको देखकर समझने के लिए कहते हैं कि किसी भी बंद द्रव पर कम क्षेत्र पर कम बल लगाकर बड़े क्षेत्र पर अधिक मात्रा में बल प्राप्त किया जा सकता है। ये आपका क्या है, पास्कल का नियम है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाता है, पास्कल का लॉ हो जाता है, ठीक है। कहते हैं कि तरल दाब संबंधी नियम, यदि किसी बंद तरल पर बाहर से कुछ प्रेशर लगाया जाए तो परिणाम स्वरूप वह दाब तरल में सभी दिशाओं में फैल जाता है, संचरित हो जाता है, ठीक है। फ्रांसीसी जो वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल ने पाया कि यदि सभी बिंदु एक ही ऊंचाई पर हो तो विराम स्थिति में तरल के सभी बिंदुओं पर दाब जो प्रेशर है वो समान होगा, और इस सत्य को भली भांति सरल रूप से दर्शाया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टोक का नियम दिया गया है। स्टोक का नियम की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे किसी एक पिंड किसी तरल से गिरता है, कोई पिंड है किसी तरल से गिरता है तो वह अपने संपर्क में तरल की परतों को भी खींचता है, और तरल की विभिन्न परतों में आपेक्ष गति उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप पिंड एक परिणामी मंदक बल अनुभव करता है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई पानी की बूंदें दोलन गति करता हुआ लोलक एक ऐसी गति के कुछ सामान्य उदाहरण भी यहाँ पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे जैसे क्रांतिक वेग हो गया, ये सब क्या होता है, वर्टिकल वेलोसिटी आप क्या होता है, मैंने लास्ट मॉड्यूल्स में वैसे आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ये क्रिटिकल वेलोसिटी की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्रिटिकल की बात कर रहा है तो क्रिटिकल वेलोसिटी समझने से पहले समझिए क्रिटिकल क्या होता है। जैसे हम कहते हैं ना बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, मतलब कोई बॉर्डर लाइन पर कोई चीज़ है, उधर जाएंगे तो कुछ और कंडीशंस हो जाएंगी, पीछे जाएंगे तो कोई और कंडीशन हो जाएंगी, मतलब बॉर्डर लाइन पर कंडीशन है जिसको हम कहते हैं बहुत क्रिटिकल कंडीशन है ये। तो इस तरह से इसको हम समझ देखिए, जैसे आपने सर्कस वगैरह में देखा होगा ना, ऐसा गोल गोल राउंड एक कुएं जैसा बना होता है, उसमें लोग अपने अंदर जो है बाइक चला रहे होते हैं। तो किस कारण से होता है, आपका क्रांति क्रिटिकल वेलोसिटी के कारण ही ऐसा होता है। अगर ऐसा ना हो तो ये जो है बाइक वहां पर गिर सकती है या फिर उससे बाहर भी निकल सकती है। तो जबकि राउंड उसके अंदर ही ये बाइक्स को लेकर जो है राउंड चक्कर लगाते रहते हैं। तो आपका ये क्रिटिकल वेलोसिटी का ही एग्जाम्पल है। तो क्या कहते हैं, यदि द्रव के प्रवाह का वेग एक निश्चित वेग से कम होता है तो वह द्रव का प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह होता है, यानी कि द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे उससे पहले वाला कण गुजरा था। एक निश्चित वेग को हम क्रांतिक वेग कहते हैं, ना उससे ज्यादा हो ना उससे कम हो, तो उसे क्या कहा जाता है, क्रांतिक वेग कहा जाता है, ठीक है।
ये चीज़ समझ आ गई आपको यहाँ पर। आइए देखिए यहाँ पर क्या कहने का प्रयास किया गया है। बर्नौली प्रमेय जिसको हम कहते हैं, बर्नौली थ्योरम कहते हैं। किसी प्रवाह में तरल का जो वेग है वो बढ़ने पर तरल की स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है या उस स्थान पर दाब में कमी हो जाती है। ठीक है, यह सिद्धांत जो है वो डच स्विस गणितज्ञ जो थे डैनियल बर्नौली के नाम पर रखा गया था, जिनको अभी हम नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, उनके नाम पर रखा गया था। और सिद्धांत की खोज उन्होंने ही की थी 1738 में अपनी हाइड्रोडायनेमिका नामक पुस्तक में इसको प्रकाशित किया था। इस सिद्धांत की जो व्युत्पत्ति है ऊर्जा संरक्षण के नियम से की जा सकती है। ठीक है, ये तरल यांत्रिकी का सरल और आधारभूत सिद्धांत भी आपका है। इसमें देखेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं और इसमें कुछ समीकरण है जिसको हमें समझने की इतनी भी यहाँ ज़रूरत नहीं है। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जैसे आपको एक दिया गया है नीचे कि जब कोई असंपीड्य और अश्यान द्रव यानी कि आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन और एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा नियत रहता है। ठीक है, इस तरह के कुछ यहाँ पर लिखा हुआ मेंशन किया गया है, ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद डैनियल बर्नौली की अगर बात की जाए, जिनके नाम पर ये थ्योरम रखा गया है, तो देखिए इसमें क्या होगा। यहाँ पर डैनियल बर्नौली जो है वो स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे, जिन्होंने लियोनार्ड ऑयलर के साथ मिलकर गणित का फ्रेंच अकादमी पुरस्कार 10 बार जीतने का कीर्तिमान स्थापित किया था। और उनका अत्यधिक सुविख्यात कार्य जो है वो द्रव गतिकी एक विषय जिसे उन्होंने स्वयं एकल सिद्धांत और एकल सिद्धांत या अनुप्रयुक्त गणित सम्मिलित है। इसे गणितज्ञ उन्हें गणितीय भौतिकी का संस्थापक कहा जाता है। क्लियर है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पर वन लाइनर फैक्ट्स दिए गए हैं, उसको सीधा सीधा हम देखते जाते हैं क्या क्या चीज़ें बोली गई, क्योंकि ऑलरेडी हम उसको ऊपर कवर कर चुके हैं। जैसे कहते हैं कि वेचुरी की मापी जो है वो एक असंपीड्य तरल में प्रवाह वेगों को मापने की एक युक्ति होती है। ठीक है, स्ट्रेस हमने ऊपर देखा था। स्ट्रेस आपका क्या होता है, इसको हमने ऊपर समझा था। टेंसाइल स्ट्रेस जो आपका होता है यानी कि तनक प्रतिबल होता है, इसका अपरूपक प्रतिबल होता है, जली प्रतिबल होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जब दो बल ऊपर और निचली फलकों में समांतर लगाए जाते हैं तो ठोस पिंड इस प्रकार विरूपित होता है और ऊपरी फलक निचली फलक के सापेक्ष बगल की ओर विस्थापित हो जाता है। तो ऊपरी फलक का क्षैतिज विस्थापन AL ऊर्ध्वाधर ऊंचाई में के लंबवत होता है। इस प्रकार का विरूपण अपरूपण कहलाता है और संगत प्रतिरूपण अपरूपण प्रतिबल कहलाता है। ये आपको याद होगा, तो ऊपर हमने बहुत अच्छे से इसको कवर किया है। ठीक है, अब जैसे लोहे का जो गोला परत होता है मरकरी पर तैरता है जो, और पानी में डूब जाता है, इसका कारण क्या है? जो मरकरी की अपेक्षा क्या है, उसकी जो रिलेटिव डेंसिटी है, इनके अपेक्षित घनत्व है, लोहे की अपेक्षा अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, जबकि पानी का लोहे में कम होता है घनत्व। ठीक है, हमने ऊपर सब क्लियर किया, तो ये मत कहिए कि मैम आपने पढ़ाया नहीं। एक्चुअली हम ये सब डिटेल में ऊपर कवर कर चुके हैं। किसी बुलबुले का आकार उसमें भरी गैस के दबाव और पानी की फिल्म की त्रिज्या मोटाई पर निर्भर करता है। छोटे बुलबुले में गैस का दबाव बड़े बुलबुले की अपेक्षा अधिक होता है, हमने ऊपर पढ़ा है इसको। जब वायु का बुलबुला झील की तली से उठकर ऊपर की ओर आने लगता है तो तली की अपेक्षा ऊपर की ओर दाब घटने लगता है, जिसके कारण वायु के बुलबुले का आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, आप देखेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो आयतन है वो न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होता है, और झीलों और नदियों में केवल ऊपरी सतह के जमने में पानी के अनियमित प्रसार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्लियर है। अब देखिए इसमें कह रहे हैं शीतकाल में झील के ऊपरी परत 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने पर बर्फ जम जाती है, लेकिन नीचे का जो पानी होता है ना 4 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में भी रहता है। इसमें झीलों और तालाबों में बर्फ के नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी रहता है, जिसमें मछलियां एवं अन्य जलीय जंतु जीव जंतु रहतों का नियम प्रतिबल विकृति वक्र के केवल रेखीय भाग से ही वैध होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, इसमें हमने ऑलरेडी इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर कवर किया हुआ है। अब डेली लाइफस्टाइल में आप देखते हैं जैसे हमारी एक धारणा बन जाती है जो द्रव अधिक तनित होते हैं वे अधिक प्रत्यास्थ होते हैं, लेकिन ये मिथ्या है। लेकिन ये जो भ्रम है, वास्तव में वे द्रव जो दिए हुए भार के लिए कम तनित होते हैं अधिक प्रत्यास्थ समझे जाते हैं। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर एंड में आप देखेंगे जैसे कि और भी चीज़ें दी गई। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, इट इज़ ईजी टू, देखिए ये सब चीज़ें दी गई हैं, इसको और हम डिटेल में समझ। देखिए यहाँ पर रॉबर्ट सूट के बारे में एक्चुअल में क्या कहा गया है कि रॉबर्ट सूट का जो जम है वो फ्रेश वाटर यानी कि ऑयल ऑफ वाटर वाइट में 18 जुलाई 1635 को हुआ था, और माइक्रोग्राफिया में प्रस्तुत प्रक्षेण माला में उन्होंने प्रकाश के तरंग सिद्धांत का सुझाव रखा, और कार्क के अध्ययन के परिणाम स्वरूप जीव विज्ञान के संदर्भ में पहली बार कोशिका शब्द का इन्होंने यानी कि सेल शब्द का इन्होंने स्टडी किया। और भौतिक शास्त्री द्वारा रॉबर्ट हुक प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी के नियम की खोज के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। ये हमने स्टार्टिंग में भी देखा था। रॉबर्ट हुक का जो लॉ है वो हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया था ऑलरेडी। ठीक है, चलिए अपने लास्ट सेगमेंट को देखते हैं आज की। ये हम जो मॉड्यूल देख रहे हैं उसमें लास्ट सेगमेंट आपका क्या है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, क्या है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, क्लियर है। आइए देख लेते हैं। देखिए ऊर्जा का प्रवाह यानी कि आपका एनर्जी फ्लो जो है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो देखिए क्या क्या है यहाँ पर, जैसे कहते हैं कि
खाद्य पदार्थों या ऊर्जा को जो क्रमवत स्थानांतरण है, या जो हम कह सकते हैं शिफ्टिंग है, स्थानांतरण होता है, और पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का करीब 1% ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रयुक्त होता है। विभिन्न जीवों में जैविक ऊतकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम जैव संश्लेषण कहते हैं। क्लियर है? और वास्तव में अगर देखें तो जैव संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण को प्रदर्शित करती है। और इसके बाद आप देखते हैं इसके विपरीत क्या होता है कि जैविक पदार्थों के विघटन और वियोजन की प्रक्रिया को हम जैव अवक्रमण या फिर बायोडिग्रेडेशन, ठीक है, बायोडिग्रेडेशन की हम बात करते हैं, बायोडिग्रेडेशन कहते हैं। इस तरह जैव अवनयन की प्रक्रिया पोषक तत्वों और रासायनिक ऊर्जा की ऊष्मा के रूप में निर्मुक्त को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ कह रहे हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण है वो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में होता है, यानी कि ऊर्जा एनर्जी फ्लो एक जीव से दूसरे जीव में जो स्थानांतरण होता है यहाँ पर उसकी बात की जा रही है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में होता है। अब जैसे यहाँ पर कुछ चीजें आपको दी जा रही है कि जैसे कह रहे हैं कि गहरे समुद्र के जल तापीय परितंत्र को छोड़कर पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए एकमात्र ऊर्जा स्रोत क्या है? सूर्य है आपका। ठीक है, तो कहते हैं कि एकमात्र ऊर्जा क्या है? ऊर्जा का स्रोत क्या आपका? सूर्य होता है। क्लियर है? अब देखिए इसमें जो बात की जा रही है जैसे कि जो स्थानांतरण से एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का होता है वो खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक हमेशा ऊर्जा का स्थानांतरण होता ही रहता है। प्रत्येक पोषण स्तर पर स्थानांतरण के समय ऊर्जा की थोड़ी हानि होती है और लिंडेमान के 10% के नियम, ये पूछा गया है, लिंडेमान के 10% के नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में मात्र 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है और इसी कारण ऊर्जा का जो प्रवाह है वो एक दिशीय होता है। क्लियर है? और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण और प्रवाह एक दिशीय होता है, उसका चक्रण एवं पुनर्चक्रण नहीं होता है। ठीक है, और पोषण श्रृंखला में कोई जीव उत्पादक स्तर के जितना करीब होगा उसे उतनी ही ऊर्जा उपलब्ध होती है। इसके बाद कह रहे हैं कि सभी जो जीव हैं पृथ्वी के वो अपने आहार के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं और आप पाएंगे कि सूर्य से उत्पादकों की ओर जो और फिर उपभोक्ता की ओर ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। यहाँ पर यही चीज बोली गई है। पारिस्थितिकी तंत्र ऊष्मा गति के दूसरे सिद्धांत में अवमुख नहीं है, उन्हें निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। परितंत्र शब्द पारिस्थितिकी तंत्र की शब्दावली में हरे पादप को उत्पादक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरे पादपों को उत्पादक कहा जाता है। और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में शाकीय एवं काष्ठीय पादप प्रमुख उत्पादक हैं और इसी प्रकार विभिन्न प्रजातियां जैसे कि पाद प्लवक हो गया, काई हो गया, बड़े पादप हो गए, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक है। किसके प्राथमिक उत्पादक है? आपके जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के। ठीक है, देखिए जितने भी जीव है अपने आहार के लिए क्या है डायरेक्टली इनडायरेक्टली पादपों पर निर्भर करते हैं और उन्हें उपभोक्ता परपोषित भी कहा जाता है। क्या? उपभोक्ता परपोषित भी कहा जाता है। अब देखिए कहते हैं कि इसमें कह रहे हैं कि इन्हें उपभोक्ता और परपोषित कहा जाता है। यदि वे उत्पादक पादपों से आहार पूर्ति करते तब उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। पहले यहाँ पर एक चीज और समझ लीजिए, आप देखेंगे कि आहार और ऊर्जा एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में जो है कंटिन्यू जो है स्थानांतरित होती है। तो इस श्रृंखला को हम आहार श्रृंखला यानी कि फूड चेन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे आहार श्रृंखला के उस बिंदु को जहां पर आहार ऊर्जा का एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों यानी कि शाकाहारी से मांसाहारी में स्थानांतरित होता है तो उसे पोषण स्तर यानी कि ट्रॉपिक लेवल हम कहते हैं। अब इसे कैसे इस तरह से हम 4 पोषण स्तरों को देख सकते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे आपके उत्पादक होते हैं यानी कि स्वपोषी होते हैं, शाकाहारी आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, विषम पोषी कहते हैं, मांसाहारी आपके द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, इसे विषम पोषी कहते हैं, शीर्ष मांसाहारी जो तृतीय उपभोक्ता है इसे विषम पोषी कहते हैं। क्लियर है? ये सब चीजें ठीक उसी प्रकार से तृतीय उपभोक्ता भी हो सकते हैं, ये जो अभी हमने पढ़ा। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ सामान्य शाकाहारी कीट पतंगे, पक्षी, स्तनधारी पशु, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में मृदकवची मोलस्क होते हैं। इसको हम आगे कवर करेंगे, ऑलरेडी भी वैसे मैंने पढ़ाया है। वे उपभोक्ता जो शाकाहारी जीवों से आहार पूर्ति करते हैं, ठीक है, जो शाकाहारी मतलब मांसाहारी या मांसभक्षी होते हैं, ऑब्वियसली बात है जो शाकाहारी से जीवों की आहार पूर्ति करते हैं, हमने देखा अभी, उन्हें मांसभक्षी कहना उपयुक्त होगा। और वे पशु जो आहार के लिए प्राथमिक मांसभक्षियों पर निर्भर करते हैं उन्हें द्वितीय मांसभक्षी कहते हैं। ठीक है, द्वितीय मांस यानी कि विषम पोषी कहते हैं और इन्हें द्वितीय मांसभक्षी के रूप में जाना जाता है। एक साधारण खाद्य श्रृंखला यहाँ दिखाई गई, जैसे घास उत्पादक है ये, बकरी प्राथमिक उपभोक्ता है, मनुष्य उसका द्वितीय सेकंड कंज्यूमर है, मांसाहारी है। ठीक है, एक अन्य प्रकार की खाद्य श्रृंखला को अपृद खाद्य श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। मतलब खाद्य श्रृंखला मतलब आप समझिए फूड चेन की जो बात कर रहे हैं कि परितंत्र के भीतर विभिन्न जीवों में पोषण स्तर के माध्यम के संबंध में या प्रत्येक जीव किसी अन्य जीव का भोजन बन जाता है। एक दूसरे को खाने के लिए जीवों का जो अनुक्रमण है एक खाद्य श्रृंखला के बनता है।
और कुछ प्राणी केवल एक ही प्रकार का आहार करते हैं, इसलिए वे एक ही खाद्य श्रृंखला के सदस्य होते हैं। अन्य प्राणी अलग अलग प्रकार के आहार करते हैं, तो इसलिए वे न केवल विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सदस्य हैं, बल्कि अलग अलग खाद्य श्रृंखलाओं में उनके स्थान यानी पोषण स्तर भी अलग अलग होते हैं। और खाद्य श्रृंखला अगर बात की तो 2 प्रकार का जैसे होता है, आप देखेंगे चारण खाद्य श्रृंखला, जिसमें उपभोक्ता जो भोजन के रूप में पौधों और पौधों के भागों का उपयोग करके श्रृंखला आरंभ करते हैं, जैसे कि चारण खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के स्वरूप घास, टिड्डा, पक्षीगण, बाज, कुछ इस प्रकार से क्रम रहता है। आपका जो अपृत खाद्य श्रृंखला है, ये खाद्य श्रृंखला क्षय होते प्राणियों और पादप शरीर के मृत जैविक पदार्थों से उत्पन्न होता है। जैसे कि आप देखें उदाहरण के तो कचरा, उससे स्प्रिंग टेल यानी कि कीट खाते हैं, फिर छोटी मकड़ियां, मांस पक्षी, कुछ इस तरह से उसका क्रम चलता है। ठीक है, ये तो आपका हो गया खाद्य श्रृंखला के प्रकार, मतलब खाद्य श्रृंखला फूड चेन की यहाँ जो बात की जा रही है। ठीक है, जलीय पारितंत्र में जो चारण खाद्य श्रृंखला ऊर्जा का प्रवाह वो महत्वपूर्ण साधन है। अब जलीय पारितंत्र में कैसे ये खाद्य श्रृंखला होती है, देखिए अब जलीय पारितंत्र में क्या होता है कि खाद्य श्रृंखला ऊर्जा प्रवाह का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके विरुद्ध अगर आप स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जब हमने देखा तो उसकी तुलना में अपृत खाद्य श्रृंखला कहीं अधिक ऊर्जा प्रवाह करती है, मतलब जलीय की तुलना में स्थल पे ज्यादा ऊर्जा प्रवाह होता है। ठीक है, कुछ स्तरों पर अपृत खाद्य श्रृंखला को चारण यानी कि जो चराई करने वाले जो जीव है वो खाद्य श्रृंखला से जोड़ा जा सकता है उनको। देखिए क्या हमने पहले मॉड्यूल्स में भी कवर किया था कि जलीय पारितंत्र के जो उत्पादक हैं वो सूक्ष्म पादप प्लवक होते हैं, तो जो तीव्र गति से वृद्धि करते हुए जनन करते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे बायोमास के पिंड का जो है आधार है वो छोटा होता है, पिरामिड की जब हम बात करते हैं, और किसी भी समय उपभोक्ता का वायुमास प्राथमिक उपभोक्ता के वायुमास से अधिक होगा। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का जो पिरामिड है वो उल्टा हो जाता है। ठीक है, जबकि स्थल में ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पर दे रहे हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए अपृत खाद्य श्रृंखला के कुछ जीव चारण खाद्य श्रृंखला पशुओं के शिकार बन जाते हैं, ये अलग खाद्य श्रृंखला में आते हैं। एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ जीव जंतु जैसे कॉकरोच, तिलचट्टे, कौवे आदि सर्वभक्षी हो जाते हैं, ये अलग खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आएंगे, जिसमें सर्वभक्षी मतलब सर्वभक्षी खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत ये आते हैं, दोनों में आते हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखलाओं का ये प्राकृतिक अंतर संबंध एक आहार यानी फूड चेन, फूड वेब का निर्माण करते हैं। ये हमने पहले मॉड्यूल्स में भी आपको फूड वेब के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया। देखिए आप फूड वेब की जो बात करें, मैंने आपको बताया था कि खाद्य जाल किसी पारितंत्र में एक दूसरे से संयोजित खाद्य श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क है। एक जंतु विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का भी सदस्य हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए एक पौधा एक ही समय में अनेक शाक भक्षियों का भोजन हो सकता है। जैसे घास पर खरगोश और टिड्डा और बकरी और सभी निर्भर रहते हैं। इसी प्रकार शाक भक्षी विभिन्न मांस भक्षी प्रजातियों का भोजन हो सकता है। तो ये सब क्या है, आपका फूड वेब है, खाद्य जाल है। ठीक है, आइए यहाँ पर देखिए पिक्चर दिया गया है पोषण स्तर से होता हुआ ऊर्जा का प्रभाव। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है आपका पोषण स्तर। तो पोषण स्तर को आप डिटेल में समझते हैं। देखिए आप देखेंगे जो पोषण स्तर है वो कहते हैं कि आहार और ऊर्जा एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में श्रृंखलाबद्ध रूप से स्थानांतरित होती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ट्रॉपिक लेवल। इस श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। जहां पर आप देखेंगे एक वर्ग के जीव जैसे कि शाकाहारी से दूसरे वर्ग के जीव यानी कि मांसाहारी में स्थानांतरण होती है ऊर्जा, इसे पोषण स्तर कहते हैं। और इसमें सामान्य रूप से जो आप फूड चेन अगर बात की तो 4 पोषण स्तर होते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता, मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता और शेष मांसाहारी तृतीय उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, यही चीज आपकी सेकंड लाइन में की गई है कि पोषण स्तर पर जीव अपनी ऊर्जा की आवश्यकता के लिए निम्न पोषण स्तर पर निर्भर करते हैं। क्लियर है। अब क्या होता है, एक विशिष्ट समय स्तर पर प्रत्येक पोषण स्तर का जीवित पदार्थ की कुछ खास मात्रा होती है, एक दूसरे से वो ट्रांसफर होते रहते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। एक प्रजाति की जैव मात्रा को ताजे और शुष्क भार के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। एक जैव मात्रा का जो मापन है शुष्क भार के शब्दों में किया जाए तो अधिक विशुद्ध होगा। और इसमें जैसे 10% का जो हमने नियम पढ़ा था, आपको मैंने 10% का जो नियम है बताया था कि अभी ऊपर ही मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया है, अगर आपने अच्छे से सुना तो याद रहेगा। जो ऊर्जा एनर्जी प्रवाह है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो 10% का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए। एनर्जी फ्लो है आपका कि विभिन्न जीवों में जैविक ऊतकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम जैव संश्लेषण कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में होता है। तो ये है कि प्रत्येक पोषण स्तर पर स्थानांतरण के समय ऊर्जा की हानि होती जाती है। जैसे जैसे वो ट्रांसफर होता जाता है, ठीक है, वो धीरे धीरे वो क्या है, धीरे धीरे कम होता जाता है, उसकी ऊर्जा जो है धीरे धीरे खत्म होती जाती है, कम होती जाती है। तो प्रत्येक पोषण स्तर पर स्थानांतरण के समय ऊर्जा की हानि होती है। और लिंडेमान के 10% के नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में मात्र 10% की एनर्जी ही स्थानांतरित होती है और इसी कारण ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है।
ठीक है। और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण और प्रवाह एक दिशीय होता है और इसका चक्रण और पुनर्चक्रण नहीं होता है। ऊर्जा का कोई चक्रण पुनर्चक्रण नहीं होता। भाई देखिए, पहले एनर्जी प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक में पहले एनर्जी 100% आई, ठीक है। उसमें प्राथमिक उपभोक्ता ने लिया 10% एनर्जी गई, फिर द्वितीय उपभोक्ता के पास आप देखेंगे 1% एनर्जी गई, फिर इसके बाद आप धीरे धीरे देखेंगे यहाँ पर 0.1% एनर्जी गई। तो एनर्जी जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी दूसरे में ट्रांसफर होती जाएगी, धीरे धीरे उसका लेवल कम होता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यही चीज़ बोली गई है उस तरह से। चलिए इसके बाद देखिए पारिस्थितिकी पिरामिड दिया गया है। पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है, आप देखिए पारिस्थितिकी पिरामिड की अगर मैं बात करूं तो देखते हैं कि ये खाद्य श्रृंखला के क्रमिक उच्च पोषण स्तरों में प्रजातियों की संख्या, और देखेंगे कि सकल वायुमास और ऊर्जा की सुलभता और प्राप्तता में इस तरह से कमी आती है कि उनका आकार पिरामिड जैसा होता है, जिसे पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। बेसिकली आप देखिए पिरामिड का जो आधार है वो चौड़ा यानी कि विस्तृत होता है, उसका आधार मतलब विस्तृत होता है, जो ऊपर का आकार होता है वो संकरा होता है। और विभिन्न पोषण स्तरों में जीवों के बीच चाहे आप एक खाद्य श्रृंखला ऊर्जा संबंध जोड़े तो आप पिरामिड के समान आकार मिलेगा आपको, ठीक है। ये कहने का प्रयास किया जा रहा है। प्रत्येक पिरामिड के आधार का प्रतिनिधित्व उत्पादक या पहली पोषण स्तर पर करता है। इसका पहला पोषण स्तर यहाँ पर देखने को मिलता है कि किस प्रकार से यहाँ पर एनर्जी का प्रवाह हो रहा है, जबकि शिखर पर का प्रतिनिधित्व तृतीय पोषण स्तर या सर्वोच्च उपभोक्ता करता है। 3 प्रकार के आपके पिरामिड होते हैं, 3 पारिस्थितिकी पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर यानी कि संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड। देखिए अब इसको भी यहाँ पर समझ लीजिए, वैसे तो मैंने पढ़ाया हुआ है लेकिन अब मैं इसको फिर से बता देती हूँ। जैसे संख्या पिरामिड क्या है कि संख्या पिरामिड सीधा उल्टा दोनों प्रकार से होता है। तो संख्या पिरामिड जो आपका होता है वो उसमें प्राथमिक उत्पादकों और विभिन्न स्तरों के उपभोक्ताओं की संख्या के बीच का संबंध दर्शाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका वही देखेंगे बायोमास पिरामिड जो है, ये पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के सभी पोषण स्तरों पर भंडारित समस्त जीवों के सकल भार के प्रदर्शन और उसके अध्ययन के लिए बायोमास पिरामिड का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत संख्या के स्थान पर उसके सकल भार को सम्मिलित किया जाता है। यह आपका बायोमास पिरामिड हो गया। इसके बाद आपका ऊर्जा पिरामिड आता है। तो ऊर्जा पिरामिड में क्या होता है कि किसी परितंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने के लिए ऊर्जा पिरामिड की सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन होता है, क्योंकि ऊर्जा पिरामिड ऊष्मागतिकी के नियमों का पालन करती है और इसमें एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक स्थानांतरित होने वाली एनर्जी को भी दिखाया जाता है। और ऊर्जा पिरामिड आपका हमेशा सीधा होता है, जबकि आपका बायोमास और आपका जो है संख्या पिरामिड उल्टा और सीधा, मतलब सीधा और उल्टा दोनों होता है, लेकिन ऊर्जा जो एनर्जी पिरामिड है आपका वो हमेशा सीधा होता है, ठीक है, हमेशा आपका इस प्रकार से होता है, जबकि वो दोनों पिरामिड आपके ऐसे भी होते हैं और ऐसे भी होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ऊर्जा की बात वही की गई जो हमने ऊपर देखा है। इसमें यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पोषण स्तर एक क्रियात्मक स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, ना कि किसी प्रजाति का, ठीक है। एक ही समय पर एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक पोषण रीतियों में अधिष्ठित हो सकती है। उदाहरण के लिए एक गौरैया जब बीज फल मटर खाती है तो प्राथमिक उपभोक्ता है, किंतु जब वह कीटों और केंचुओं को खाती है तो द्वितीय उपभोक्ता कहलाती है। अभी हमने समझा इसको। अधिकतर पारिस्थितिकी तंत्रों में संख्याओं, ऊर्जा और जैव मात्रा के सभी पिरामिड आधार से ऊपर की ओर होते हैं, ठीक है, यानी कि शाकाहारियों की अपेक्षा उत्पादकों की संख्या जैव मात्रा अधिक होती है और इस तरह से शाकाहारियों की संख्या जैव मात्रा मांसाहारियों की अपेक्षा अधिक होती है। इसी प्रकार निम्न पोषण स्तर में ऊर्जा की मात्रा उच्च पोषण स्तर से अधिक होती है। लास्ट तक जाते जाते क्या होता है इसमें कि आप, ठीक है, तो यानी कि निम्न पोषण स्तर से जो ऊर्जा की मात्रा होती है वो जब ऊपरी पोषण स्तर से आप देखेंगे उससे कहीं अधिक आपके निम्न पोषण स्तर में होती है। ये ऊर्जा वाला जो हमने है ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा दिया है, इसको आप पुराने मॉड्यूल से भी देख सकते हैं। इसमें भी थोड़ा जो जितना जरूरी था उतना मैं आपको एलोबरेट कर चुकी हूँ, ठीक है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई, आप चाहे तो उन पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ ज्ञान सर का नंबर है, आप उनमें मैसेज या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी एग्जाम फॉर्म या मटेरियल से संबंधित या कोई ग्रुप ज्वाइन करना उससे संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप उन्हें भेजिए, जाकर यहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप सब अपना ध्यान रखें, निरंतर हमारे चैनल पर बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से अपना ध्यान रखें और निरंतर पढ़ाई करते रहें। हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, अपना ध्यान रखें। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।